लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर है, फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक संबंध के रूप में जो है ना, उसको आप लोग क्या कहा करते हैं। कहने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर माय डियर ये लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, और इस मदरबोर्ड के अंदर जो है ना, ये आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर अकेला कोई माइक्रो प्रोसेसर थोड़ी ना, कोई और भी चीजें हो सकती है, कोई चिपसेट हो सकता है, कोई आपका नेटवर्क कार्ड है, कोई ऑडियो वीडियो कार्ड है, रैम है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका आपस में जो कनेक्शन आप लोग पढ़ रहे हो, आपस में जो फिजिकल कनेक्शन है, इसको क्या कहोगे आप लोग? क्या पाथ कहोगे, रास्ता कहोगे? नहीं, पाथ नहीं है। पाथ तो आपका डेटा सर्किट जब जाता है डेटा आपका वाया कम्युनिकेशन चैनल, तब आप लोग जो है ना उस पाथ का नाम दिया करते हैं उस टाइम पे। अच्छा, एड्रेस बस कहोगे उसको? हाँ, ये तो बात जच भी रही है, एड्रेस बस के नाम से जो है ना इसको जाना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये एड्रेस बस बेसिकली करती क्या है, ये आईओ डिवाइसेस का एड्रेस जो है ना रखती है। आईओ डिवाइस का मतलब ये हो गया सर कि इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं ना, उनका एड्रेस है ना, वो आपके सीपीयू तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इसका सही आंसर आपका बी वाला ऑप्शन जो है ना, वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्या रहेगा आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक हाई क्वालिटी कैड सिस्टम, मतलब पहले तो आप लोगों को कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको बोलते हो आप लोग, यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ। एक उच्च गुणवत्ता वाली जो आपका कैड प्रणाली है, ड्राइंग और ग्राफ के प्रिंट के लिए इनमें से किसका उपयोग किया करती है? वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, डिजिटल प्लॉटर का, लाइन प्रिंटर का, या इन सभी का ही यूज किया जाता है? इनमें से किसका यूज किया जाता है हाई क्वालिटी का? अच्छा, देखा जाए ना तो इनमें से सारे के सारे ही प्रिंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। देखा जाए तो सारे के सारे प्रिंटिंग ही डिवाइस है ये, बट हाई क्वालिटी की जब भी बात वो कर रहा है ना, तो इसका मतलब तो कुछ यूं हो गया कि आप लोगों को अगर बैनर वगैरह प्रिंट करवाने होते हैं तो आप एचडी क्वालिटी स्टार प्रिंट करवाते हैं, और बैनर वगैरह जो होर्डिंग वगैरह पे प्रिंट करे जाते हैं ना, वो प्लॉटर के थ्रू होते हैं या डिजिटल प्लॉटर के थ्रू होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है ना, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कह रहे हैं, इसका तो हाई क्वालिटी का कोई वास्ता ही नहीं है, ये तो एक टाइप का आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है, आपका याद रखिएगा। और इंपैक्ट प्रिंटर भी है, और दूसरी बात ये है कि इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट वाया डॉट डॉट, जैसे एच लिखना है तो एच ऐसे लिखेगा, ये आर लिखना है तो आर इस तरीके से जो है ना आर ऐसे लिखा है, वी लिखना है तो वी इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। तो आपका डॉट मैट्रिक्स तो ऐसे काम करता है। लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर तो एक बार में एक लाइन लिखेगा। जैसे आपका एग्जांपल से रेलवे के अंदर जो टिकट प्रिंट होके आता है, आपने देखा होगा टिकट के अंदर इस तरीके से आपका ये आपका ऐसे होल से होल होते हैं उसके अंदर, तो ये लाइन प्रिंटर कागज होता है ना, आपने देखा होगा, तो ये लाइन प्रिंटर तो वो है आपका। तो इसका सही आंसर रहेगा डिजिटल प्लॉटर आपका। आइए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर मूव करें तो कौन सा रहेगा अगला क्वेश्चन आपका? अरे भाई, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा भैया। हाँ जी, क्वेश्चन है ये रहा आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है ना वो नहीं है? OCR पूछा है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक इनपुट डिवाइस होता है आपका। स्कैनर कहो चाहे ऑप्टिकल स्कैनर कहो, वो भी क्या है? एक आपका ऑप्टिकल आपका इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल होता है सर। स्कैनर क्या करता है? आपकी इमेजेस है या कोई भी आपका डेटा है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो एक इनपुट होता ही है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, ठीक है ना। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस का मतलब ये है कि आपने कुछ बोला, फॉर एग्जांपल ये माइक्रोफोन ही लगा लो आप लोग, मैं कुछ बोल रहा हूं, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ये, तो ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस के अंदर ही आ गया है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ ये वाला। अच्छा, कॉम माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट, आउटपुट ही आ गया आपका, मतलब तो फिर समझ ही जाइएगा कि वैसे भी क्या होने वाला है, इसका आउटपुट ही इसका आंसर रहेगा। नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, आप लोगों को यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वह सारे शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सबके नाम आप अपनी कॉपी पे लिख लेना अगर हो तो, या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है ना। एक तो डिवाइस आपका होता है डिजिटल कैमरा, ठीक है ना। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो है ना वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में दूसरा आपका होता है वेब कैम, ठीक है ना। वेब कैम एक आपका इनपुट डिवाइस है। एक आपका OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एक आपका होता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर।
एक आपका होता है यहाँ पे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके अलावा आपके पास में एक होता है बार कोड रीडर, ठीक है ना, बार कोड रीडर, ठीक है ना, बार कोड रीडर, यानी कि जो बार कोड को स्कैन करने वाला होता है उसको आप लोग कहा करते हो बार कोड रीडर। उसके बाद में और कौन सा आएगा आपका, और इसके बाद में आपका अगला जो डिवाइस आएगा यहाँ पे वो होता है आपका इनपुट डिवाइस में लाइट पेन, ठीक है ना, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में एक आता है STYLUS, स्टेलस रहता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका कीबोर्ड भी जो है ना वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपके पास में माउस जो है ना, माउस वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, कीबोर्ड है, माउस है। इसके बाद में आपका और कौन सा इनपुट डिवाइस होगा, और आपका इनपुट डिवाइस यहाँ पे माउस कीबोर्ड तो हो गया, आपका जॉयस्टिक रह गया, हाँ ठीक है ना, जॉयस्टिक एक आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक हो गया, गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, माइक्रोफोन ये एक आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपका और कौन सा होगा, इसके अलावा आपका स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, ठीक है ना, स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है ना, स्मार्ट कार्ड रीडर जो होता है ना वो आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है। और कौन से बच गए भैया आपके इनपुट डिवाइस, स्कैनर हो गया, ठीक है ना, स्कैनर जो है ना आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक बायोमेट्रिक स्कैनर होता है आपका, ठीक है ना, बायोमेट्रिक स्कैनर। तो बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है ना, जो फिजिकल अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए यूज किया करते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। और कोई छूट गया हो तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है ना। स्मार्ट कार्ड रीडर लिख दिया मैंने, ठीक है, स्कैनर लिख दिया मैंने, ठीक है, माउस लिख दिया ना मैंने, लिख दिया माउस भी, जॉयस्टिक भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है ना यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है। इनका आप लोग फटाक से जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट रख लो इनका। कोई डाउट हो तो यहाँ तक भी पूछ भी लेना आप लोग। पेन ड्राइव तो एक पोर्ट मतलब एक मेमोरी डिवाइस में आ गया ना आपका। सर डिजिटाइजर इनपुट है या आउटपुट, इनपुट है डियर, जो पैड नेट लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, उसके पास स्क्रीन पे इनपुट डिवाइस है, यहाँ लिख सकते हो डिजिटाइजर, ठीक है ना, इनपुट है, स्टेलस के थ्रू लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है कि वैक्यूम ट्यूब वॉज ट्यूब इन्वेंटेड। अब वैक्यूम ट्यूब जो है ना आपसे पूछिए कि कौन से साल के अंदर जो है ना इसको इन्वेंट किया गया था। आसानी से बता सकते हो आप लोग, बहुत ही आसानी से। नहीं 1904 आप कहाँ 80 से लगा रहे हो, 1904 के अंदर जो है ना पहली बार इसका आविष्कार हुआ था। जे फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था और 1906 के अंदर जो है ना पहली बार इसको पेटेंट करवाया गया था। कोई तुमसे पूछे कि पहली बार इसका पेटेंट कब हुआ था तो 1906 के अंदर हुआ था। कोई तुमसे पूछे वैक्यूम ट्यूब जो है ना जे फ्लेमिंग ने आविष्कार तो कर दिया था, कौन सी जनरेशन की थी, ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की थी। मैं आपको बताऊं तो पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब आई थी आपकी 1904 के अंदर ये आई थी। और लेके कौन आए थे, लेके आए थे जे फ्लेमिंग, ठीक है ना, जे फ्लेमिंग नाम के व्यक्ति जो है ना वो लेके आए थे, पहली जनरेशन में आई थी, ठीक है। अच्छा दूसरी जनरेशन की अगर बात करते हो आप, सेकंड जनरेशन, तो यहाँ पे क्या आया था, सेकंड जनरेशन के अंदर आपका 1947 के अंदर विलियम शोकले नाम के जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, विलियम शोकले और विलियम शोकले, ठीक है ना। तो विलियम शोकले ने जो है ना कौन सा आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर आविष्कार किया था, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर का अगर आविष्कार इन्होंने किया था तो ट्रांजिस्टर के अंदर ही जो है ना ये सेकंड जनरेशन आपकी मानी जाती है। थर्ड जनरेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो 1959 के अंदर जो है ना वो जैक किल्बी नाम के पर्सन है, ठीक है ना, याद रखिएगा जैक किल्बी ने किसका आविष्कार कर दिया था, आईसी का आविष्कार कर दिया था। आगे चौथी पीढ़ी में फिर आईसी ही थी, पांचवी में भी आईसी है, पर आईसी मतलब एआई जॉन मकार्थी ने फिर बाद में खोज की थी। तो ये मेन आप लोगों को याद रखने हैं आविष्कार जो आपके एग्जाम में कई बार टच हो जाते हैं ये, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के दो 16 बिट शब्द में दर्शाए जाने वाले फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों की सटीकता लगभग क्या होती है? द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216 बिट वर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो उनकी एक्यूरेसी जो है ना, आप लोग लगभग क्या पढ़ा करते हैं, कितने तक होती है इनकी एक्यूरेसी? 16 अंक तक होती है, 6 अंक तक होती है, 9 तक होती है, कि ये सारे ही ऑप्शन सही रहेंगे आपके? क्या इसका ठीक आंसर है? हाँ, 5वीं जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था आपका। 16 बिट के शब्दों तक दिखाए जाने वाले फ्लोटिंग नंबरों की सटीकता, पॉइंटों वाले नंबर पूछे आपने, पॉइंटों वाले नंबरों की सटीकता जो है ना, वो कितने तक रहती है आपकी? तो इसका जिसका आंसर आपका 16 है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये पॉइंटों तक की सटीकता इनकी रहती है, 6 तक रहती है, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 6 तक ही रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अधिकांश IBM, इन मोस्ट IBM PC, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की कंपनी है जिसने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया था आपका 1953 के अराउंड जो है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था IBM का। द CPU, द डिवाइस, ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्ड? इन सारे, मतलब एक मान लेते हैं एक बोर्ड लगा दिया और इस बोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट्स लगा रखे हैं, CPU लगा रखा है, बहुत सारी चिपसेट्स लगा रखे हैं, इन सभी को क्या कहा था? इन सभी को मदरबोर्ड के नाम से पुकारा था। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी USA की है, ये याद रखिएगा। अमेरिका की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर मुख्य रूप से विकसित किया गया था। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन, डिजिटल कंप्यूटर जो है ना मुख्य रूप से विकसित किया गया था कौन से देश के अंदर? USSR। USSR का मतलब तो आप लोग सोवियत संघ ऑफ रशिया के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना। जापान के द्वारा, UK के द्वारा या अमेरिका के द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, जॉन वॉन न्यूमन, 1953 में अभी बता ही रहा था, IBM कंपनी, और IBM कंपनी ने ही डिजाइन किया था। तो IBM 650 करके कंप्यूटर आया था पहले, तो अमेरिका ने की ही कंपनी तो बताई थी मैंने, तो अमेरिका ने ही इसको सबसे पहले डिजाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर C जो है ना इसका हमारा, वो बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मीडियम किसका होता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर बहुत ज्यादा जरूरी भी है, समझने के लिए जरूरी है। एक्चुअली आपके पास में एक मेमोरी होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। इस सेकेंडरी मेमोरी का एक नाम और होता है, इसको कहा करते हो आप लोग बैकअप मेमोरी। इसी को कहा करते हो आप लोग क्या? एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हो, ठीक है ना, एक्सटर्नल मेमोरी। और इसी को ही आप लोग जो है ना वो स्टोरिंग मेमोरी के नाम से जानते हो, इसी को आप लोग जो है ना वो स्टोरेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, स्टोरिंग मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, ये सारे नाम जो है ना वो सारे नाम इसी के ही हैं आपके, ठीक है सर, सारे नाम इसी के ही हो गए। अब ये कितने टाइप की होती है? ये एक्चुअली 2 टाइप की होती है आपकी, ठीक है ना, ये एक्चुअली 2 टाइप की होती है। इनमें से जो पहला टाइप आपका है ना वो कौन सा है? इनमें से पहला टाइप होता है आपका सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, यहाँ ऑप्शन में दे भी रखा होगा, ठीक है ना, ये आपका सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, सिक्वेंशियल। और यहाँ दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस, ये स्लो होती है आपकी, ठीक है ना, स्लो। इसमें आपका मैग्नेटिक टेप, कार्टेज टेप ऐसा आता है, जो पुराने जमाने वाली डेक वाली कैसेट है ना वो इसके अंदर आती है। डायरेक्ट एक्सेस की बात करता हूं ना मैं, डायरेक्ट एक्सेस, इसके अंदर आती है कौन कौन सी मेमोरी? ये सुनो आप लोग, इसके अंदर एक तो आता है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब क्या है? इसके अंदर CD भी आती है, इसके अंदर DVD भी आती है, इसके अंदर हार्ड डिस्क भी आती है, ठीक है ना। सॉरी, ऑप्टिकल में हार्ड डिस्क नहीं आती, DVD आती है, ब्लू रे डिस्क भी आता है, BRD आता है, HVD आता है, ये सारी इसके अंदर है। और ऑप्टिकल भी, ऑप्टिकल के अलावा इसके अंदर एक मैग्नेटिक का पार्ट भी है। मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क आता है और फ्लॉपी आता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो आपसे पूछा, बड़ा आसान सवाल है कि मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जांपल है? मैग्नेटिक डिस्क एक्चुअली डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल है आपका, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? डायरेक्ट एक्सेस। हाँ, ये मेमोरी होती फास्ट है,
ये फास्ट है। फास्ट होने का कारण क्या है? फास्ट होने का कारण है ये डायरेक्ट जंप कर जाती है जो आपका टारगेट रहता है। सिक्वेंशियल जो है ना ये होती है आपकी स्लो। स्लो क्यों होती है? क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चलती है, वन बाय वन जो है ना ये मतलब एक एक स्टेप करके जो है ना आगे बढ़ती है आपकी ये। तो इसका सही आंसर आपका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है? नेक्स्ट है आपका कि इन मोस्ट ऑफ द IBM PC, ज्यादातर IBM कंप्यूटर के अंदर द CUP, ये CUP नहीं CPU होना चाहिए था, ठीक है ना, CPU, द अबाउट ड्राइवर्स मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट आर द माउंटेड। ये तो आ गया ना, पहले भी आ गया था, आपका मदरबोर्ड आ गया, ठीक है ना, इसका तो आंसर मदरबोर्ड है। नेक्स्ट है आपका कि एनालॉग सिग्नल के बारे में पूछा है आपसे यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल ये है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए कोड द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा करते हो आप लोग? अ टेक्निक यूज्ड टू कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कौन से कोड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है इनमें से? तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बताइए आप लोग। वैसे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता ना एक, कौन सा? अगर आपके पास ऑप्शन रहता A to DC, A to मतलब D यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बताओ, या आपसे पूछ लेते कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बताओ, दोनों एक साथ काम कौन करता है? तो दोनों तो एक साथ एक्चुअली काम करता है मोडेम, ठीक है ना। जो मोडेम आपका है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, वो दोनों एक साथ काम करता है, एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करना, डिजिटल को एनालॉग भी कन्वर्ट करना। लेकिन इन्होंने पूछा ये है कि एक टेक्निक बताओ आप लोग जो कोड से कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। इसको आप लोग बोलते हो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हो आप लोग, PCM के नाम से जानते हो इसको आप लोग, ठीक है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जानते हो PCM के नाम से। और जो मैंने ये मोडेम बताया ना, इस मोडेम की एक खास बात और भी है, इसको आप लोग ना इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस के नाम से जानते हो। कई क्वेश्चनों में ये पूछा गया है कि मोडेम इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट है, तो आपको याद रखना है मोडेम इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों टाइप का डिवाइस होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से संभाल के रखना, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा होगा? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। एक ऐसी एप्लीकेशन बताओ जो सुटेबल है किसके लिए? सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए। सिक्वेंशियल मतलब वन बाय वन जो है ना काम होता है ना, उस चीज के लिए बहुत ही सुटेबल है, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा चौथा लगातार काम हो। जैसे मान लेते हैं इस क्लास के अंदर टोटल 50 बच्चे हैं, तो सिक्वेंशियल मेमोरी का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं 50 के ऊपर पहुंचूंगा। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं है? चलिए बताइए सही इसका आंसर क्या दे पाएंगे आप लोग। को ठीक करने होंगे आपके पेपर के लिए। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। रिगार्डिंग अ वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक है या ज्यादा ठीक है, आपसे ये पूछा है। ये पहला है इट इज एन आउटपुट डिवाइस, इन्होंने पूछा है मोर करेक्ट, ज्यादा ठीक कौन सी? हो सकता है सारी ही ठीक हो आपकी। ये इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, इट इज अ हार्डवेयर आइटम। तो इनमें से ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म जो है ना वो कौन सी है, ये बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं। ये किसी ने लिखा है ए, किसी ने लिखा है सी। मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप आउटपुट कहते हो तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मैं वीडियो ये नहीं कहता, वीडियो का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट है तो ये आउटपुट, इसमें गड़बड़ नहीं है कि आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट बिल्कुल है ये। लेकिन क्या है कि ये आउटपुट के अलावा ये कई प्रकार के डिवाइसेस भी होते हैं ऐसे, मतलब अकेला आउटपुट कहने का मतलब तो यूं हो जाएगा कि एक मॉनिटर ही है ये। इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, इसका ये सही आंसर होगा। इसका मतलब है इसके अंदर तो प्रोजेक्टर भी आता है, इसके अंदर तो मॉनिटर भी आ जाता है आपका, तो अनदर डिस्प्ले डिवाइसेस भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं आपके, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा इट इज एन अ पेरिफेरल डिवाइस। आउटपुट तो है पर उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो ना, अगर ये ना होता तो मैं ये लगा सकता था, कोई बात नहीं है, पर पहली प्रेफरेंस मेरे को देनी है इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस। ये एक प्रकार का पेरिफेरल डिवाइस होता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पुनरुत्पादन का उत्पाद करता है। सबसे अच्छे ग्राफिक्स जो है ना इनमें से कौन दे पा रहा है। लेजर प्रिंटिंग देता है, इंकजेट देता है, प्लॉटर देता है, डॉट मैट्रिक्स देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद पढ़ाया हो, याद हो आप लोगों को, कि मैंने कहा था कि प्रिंटर आपके ना दो टाइप के होते हैं। एक प्रिंटर होता है आपका, इसको आप लोग कहा करते हो कौन सा, इंपैक्ट प्रिंटर। यहां तो आप लोग कोई भी प्रकार की ग्राफिक की उम्मीद करो ही मत, इस प्रिंटर से कोई ग्राफिक्स की उम्मीद मत करो, क्योंकि यहां पे कोई ग्राफिक्स होते ही नहीं है आपके, ठीक है ना, उम्मीद ही नहीं कर सकते आप इतनी ज्यादा। यहां आपके दूसरे प्रिंटर कौन से होते हैं, यहां आपके होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये भी याद कर लेना। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, लेजर आता है, इंकजेट भी आता है, थर्मल भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, प्लॉटर, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं आपके। तो इसका सही तो आंसर क्या रहेगा, प्लॉटर रहेगा। प्लॉटर जो होता है ना वो आपका हाई ग्राफिक्स वाला, जैसे बड़े बड़े बैनर है, पर्दे है, जो प्रिंट होते हैं ना उसी के थ्रू ही होते हैं आपके। तो इसका सही आंसर आपका क्या रह जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि प्रिंटर का यूनिट क्या होता है, आसानी से शायद बता सकते हो आप लोग। कोई भी प्रिंटर होगा उसका यूनिट क्या होगा, तो कोई भी प्रिंटर है उसका यूनिट क्या होगा आपका, उसका यूनिट होता है डीपीआई होता है। डीपीआई का मतलब क्या होता है, डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, ठीक है ना, डॉट पर इंच जो है ना ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है डीपीआई। कोई तुमसे पूछे कि प्रिंटर का स्पीड किस में मेजर किया जाता है, तो प्रिंटर का स्पीड जो है ना माय डियर वो आप लोग मेजर करते हैं किसमें, पीपीएम में मेजर करते हैं। पीपीएम का मतलब क्या है, पेज पर मिनट, ठीक है ना, इसका मतलब होता है आपका पेज पर मिनट, ठीक है ना, एक मिनट में कितने पेजों को प्रिंट किया जा सकता है, ये इसमें स्पीड नोट की जाती है आपकी। चलिए सर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि 80286 माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर, ये कैसे वाले कंप्यूटर या होते हैं आपके, इनका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। कैसे कंप्यूटर होते हैं ये आपके, XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS2 कंप्यूटर, नन ऑफ दी अबोव। आमतौर पे हम लोग जो यूज करते हैं ऐसे ऐसे माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर, इनको हम लोग AT कंप्यूटर का नाम दिया करते हैं। ये भी पॉइंट भी आपको यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या सबके लिए सेम होता है क्या, ऑलमोस्ट सेम सही है, कंप्यूटर ऑलमोस्ट सेम सही है। थोड़ा बहुत क्वेश्चनों का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है आपका, थोड़ा सा नीचे लेवल ही होगा दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सेम सही है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि टफ होगा या मतलब कुछ जज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पढ़ के कोई और पेपर जिसमें कंप्यूटर आता है वहाँ से आप अपनी अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं सही प्रकार से लगभग, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, किसी डेटा को आप किसी लॉजिकल सीक्वेंस में जो है ना अरेंज करते हो। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब कि ये काम इसके बाद होना, ये काम इसके बाद होना, मतलब कोई काम आप लोग एक तरीके से जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप करते हो, ठीक है ना। कैसे काम करते हो आप लोग, स्टेप बाय स्टेप, एक एक काम एक एक स्टेप के बाद में, अब ये काम होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक एक स्टेप के बाद कोई भी काम आप करते हो। तो इस चीज को आप लोग एक्चुअली एल्गोरिदम बोलते हो। कोई भी प्रोग्राम को अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम में एक चीज आती है उसको नाम बोलते हो शॉर्टिंग बोलते हो आप लोग, कि आप लोग तरीके से अरेंज कर देते हो किसी प्रोग्राम को। शॉर्टिंग नाम का एल्गोरिदम ही होता है, एक्चुअली एल्गोरिदम का ही टाइप ही कह सकते हो आप लोग, शॉर्टिंग होता है। तो किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखना ये एल्गोरिदम होता है आपका। किसी प्रोग्राम को या किसी एल्गोरिदम को डायग्राम से दिखाना वो फ्लो चार्ट होता है। और किसी प्रोग्राम को आप लोग जो है ना अरेंजिंग तरीके से लिखते हो। जैसे मान लेते हैं आप लोग अरेंज कर दो डेटा को, आपने लिख दिया 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 8 लिख दिया, कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया।
इसको अरेंज कर लो बढ़िया से असेंडिंग डिसेंडिंग में, 1 2 फिर 3 फिर 7 फिर 8 फिर 9, इस तरीके से लिख लिया आपने। तो ये चीजें क्या कर रहे हो, ये आप शॉर्टिंग कर रहे होते हो इस टाइम पे, ठीक है ना। क्लासिफाइंग या रिप्रोड्यूसिंग या समराइजिंग नहीं है यहाँ पे, पहले वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। अबेकस वॉज द फर्स्ट, अबेकस वॉज द फर्स्ट, क्या है अबेकस? अबेकस पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है। अबेकस क्या है बताइए? जो चाइना ने कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन कर दी थी 1604-5 के अकॉर्डिंग ही, तो इसमें से बताइए क्या रहेगा? हाँ, कंप्यूटर की मैराथन लूंगा माय डियर, हेड कांस्टेबल के लिए भी। अबेकस क्या है? बहुत ही सिंपल है और आसान सवाल है। शाबाश। ये आपका एक मैकेनिकल कैलकुलेटर होता है, ठीक है ना। 1602 के अंदर इनिशियली जो है ना इसको चाइना के द्वारा दे दिया गया था, 1603-4 के अंदर ये एक्टिव भी हो गया था बहुत ढंग से। तो अबेकस एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है आपका, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका हमारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कि इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत ही सिंपल है, इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता। आपका कंप्यूटर ना एक ही भाषा एक ही लैंग्वेज जानता है और उसकी जिंदगी में कोई लैंग्वेज नहीं है। सर क्या लैंग्वेज जानता है? हमारा कंप्यूटर माय डियर एक ही लैंग्वेज जानता है, उसको नाम है बाइनरी कोड्स जानता है। वो बाइनरी लैंग्वेज जानता है, बाइनरी कोड जानता है। इसका मतलब ये है कि वो 010101 की लैंग्वेज जानता है, इसके अलावा उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। इसी को आप लोग बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस जो है ना उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू? बाइनरी कोड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है आपका, ठीक है। इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा करते हो आप लोग, लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर रीडर इज द, कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर रीडर के रूप में काम करने वाला टर्मिनल डिवाइस जो है ना वो इनमें से कौन सा होता है आपका, ये बताइएगा। तो बहुत ही आसान है। आप ये कैश रजिस्टर वाला जो काम करते हो, कैश ये पैसे वाला कैश है, ठीक है ना। तो जब आप लोग जैसे मान लेते हैं कि आजकल तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको पीओएस टर्मिनल के बारे में जानते हैं। आप कहीं तेल भरवाने गए तो पीओएस टर्मिनल लगा हुआ होता है, या कहीं किसी दुकान पे गए तो भी पीओएस लगा हुआ होता है आजकल। तो ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो है ना ये बहुत ढंग से काम करता है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर आज कल आप लोग कोई लेन देन करते हैं, किसी से कनेक्टिविटी रखते हैं, कैश की तरीके की कनेक्टिविटी रखते हैं, तो उनका आप लोग जो है ना ढंग से यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन, स्वर्ग में प्रत्येक मनके का मूल्य क्या रहेगा आपका, ठीक है ना। ये तो खैर एक थोड़ा सा अलग आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या आ गया ये तो, ठीक है। A set of flip flop integrated together, ठीक है ना, एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के, वो एक्चुअली क्वेश्चन आपका कंप्यूटर पेडागोजी का था, ठीक है ना। A set of flip flop integrated together, एक फ्लिप फ्लॉप का सेट जो है ना उनको अगर आपने एक साथ लगा रखा है तो उसको आप लोग जो है ना किस नाम से जानने वाले हो, ठीक है। इनको आप लोग सबको जो है ना किस नाम से जानते हैं ये बताइएगा आप लोग। पहले तो आप लोगों को ये पता लग जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा कि ये फ्लिप फ्लॉप ही क्या होता है। देखो सबसे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर मेमोरी स्टोरेज के लिए लेके आए थे क्या, कैपेसिटर लेके आए थे, ये याद रखना। सबसे पहला काम आपका था कैपेसिटर का। जब आपके पास में कैपेसिटर आया, ठीक है, कैपेसिटर की मेमोरी बहुत स्लो प्रकार की मेमोरी थी, स्लो मेमोरी होती थी। जब आपने कैपेसिटर को हराया तो उसके बाद में अगला आपके पास में मेमोरी आई, कौन सी? उस मेमोरी का नाम आपने दिया था कौन सा? ट्रांजिस्टर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांजिस्टर कैसी मेमोरी है आपकी? ट्रांजिस्टर भी मेमोरी बनी लेकिन स्लो है, उतनी फास्ट मेमोरी ये भी नहीं थी। और आगे आए, और आगे की बात अगर करते हैं हम लोग तो फिर हम लोग लेके आए थे फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप वो होता है जो बेसिकली आपका क्या करता है, एक बिट को जो है ना वो स्टोर करता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये एक बार में एक बिट को जो है ना स्टोर कर लेता है, उसको ही आप लोग फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया करते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है याद रखिएगा, वो ये होता है जो एक बार में एक बिट को स्टोर करे, उसको आप फ्लिप फ्लॉप का नाम देते हैं। अच्छा, ये भी सारे एक बिट को ही रखते हैं,
लेकिन फ्लिप फ्लॉप भी उतनी तेज मेमोरी नहीं थी जितनी हमें चाहिए थी। तो हमने क्या किया, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलाए, बहुत सारे सर जी फ्लिप फ्लॉप मिलाए, तो उनको हमने नाम क्या दे दिया, उनका नाम दे दिया रजिस्टर। और आज के टाइम में अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे बताओ सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है ना वो आपकी कौन सी है, वो रजिस्टर मेमोरी है। रजिस्टर को सबसे फास्टेस्ट। सर हमने कैश सुना है, बिल्कुल सुना होगा तुमने, जो कैश मेमोरी है आपकी, कैश मेमोरी, ये मेमोरी 2 नंबर पे सबसे फास्ट है। पहले नंबर पे रजिस्टर बतानी, 2 नंबर पे कैश मेमोरी आपको सबसे फास्ट बतानी है। इसको भी बात आपको यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, ठीक है माय डियर। चलिए ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ये अच्छे वाला है, काउंटर काउंटर का बात नहीं है। हाँ एक बात और बता देता हूँ, ये फ्लिप फ्लॉप की बात आई है ना, तो फ्लिप फ्लॉप का एक सवाल वैसे सीजीएल में 2019 के पेपर में था शायद एक क्वेश्चन, वो वैसे ही आया था। उस टाइम पे एक आधा क्वेश्चन तो अभी भी आता ही था, ठीक है ना, आप तो खैर ज्यादा आएंगे, पर पहले सिलेबस में ना हो तो भी जीके में क्वेश्चन तो एक आधे आते ही थे। पूछा था कि इनमें से फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, तो फ्लिप फ्लॉप के 3-4 टाइप है, वो लिख देता हूँ। एक होता है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, डी। एक होता है टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। एक होता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, एक टी होता है, उसके बाद होता है एस आर, ठीक है ना, एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है। एक आपका होता है जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, और एक आपका होता है यहाँ पे जिसको आप लोग बोला करते हैं मास्टर स्लेव, ठीक है ना, मास्टर स्लेव। ये 5 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप है। कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये सारे फ्लिप फ्लॉप के टाइप है, ये याद कर लेना आप लोग। डी मतलब डिले होता है, टी मतलब टॉगल, एसआर सेट रीसेट, जेके जैक केल्विन एक वैज्ञानिक के नाम से, और मास्टर स्लेव गुरु चेला जैसा फ्लिप फ्लॉप। इनमें से सबसे तेज जो ढंग से काम करता था वो जेके था। सबका काम एक ही है, एक एक बिट को स्टोर करना, लेकिन टाइप्स बना रखे हैं आपके ये अलग, ठीक है। तो खैर ये आपके फ्लिप फ्लॉप के टाइप आपको सब समझा दिए। अगला सवाल आपका पढ़ने वाला है वो कौन सा है, पढ़िएगा। लोग अक्सर खालिस्तान कंप्यूटर को सिस्टम का दिमाग कहते हैं, सबको ये अच्छे से पता होगा। पीपल ऑफन कॉल एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है यही है। एक्चुअली सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू, इस सीपीयू के अंदर ही तो क्या लगा होता है, सीपीयू के अंदर तो एएलयू लगा होता है, प्लस में सीयू लगा होता है। एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब है जोड़ घटा गुणा भाग करना, लॉजिकल मतलब है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कंपैरिजन वगैरह काम करना। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो टाइमिंग सिग्नल जो है ना, टाइमिंग सिग्नल इनको जनरेट करके आपके कंप्यूटर को चलाने का हेल्प करवाता है। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, ठीक है। क्या कॉलेज की बातें चल रही है भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। एक बार मुझे आप वीडियो को लाइक करके थंब प्रेस करके बताओगे थोड़ा सा, है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आज तो डेटा भी बाइलिंगुअल लेके आया हूँ आपके लिए मैं स्पेशली यार। देखो थोड़ा ये चीजें तो बड़ी अच्छी होती है ना, जब डेटा बाइलिंगुअल हो तो मजे की बात ही आती है अलग ही। थोड़ा पीडीएफ मिलेगा सुनील सर टेक्स्ट बुक नाम के टेलीग्राम चैनल पे। सर थ्योरी कहाँ से पढ़े, हर रोज शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है, उसमें थ्योरी करवाता हूँ मैं। आज सैटरडे संडे है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 4 बजे, उसमें थ्योरी करवाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं मंडे ट्यूसडे 2 दिन की तो ऑफ पे हूँ, छुट्टी पे हूँ दोस्त के शादी की वजह से, पर वेडनेसडे की जो क्लास होगी शाम को 4 बजे ना, उसमें देख लेना आप, थ्योरी करवाऊंगा डियर, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। कंप्यूटर की क्लास चल रही है, मैं पहले से बता देता हूं आपको। एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या कुछ टाइप के क्वेश्चन जो आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चनों के दर्शन आपको हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये क्लास है कंप्यूटर की, कंप्यूटर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, दिल लगा के सुनिएगा। अगर कंप्यूटर ओरिएंटेड हो, सीजीएल ओरिएंटेड हो, और कंप्यूटर अगर आप पढ़ना चाहते हो किसी भी और एग्जाम के लिए भी, तो ये क्लास बहुत जरूरी है। शांति से सुनोगे तो कंटेंट में 1% भी कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ आना रुकना चले जाना, 5 मिनट आए मुंह दिखा के चले गए, उससे तो कुछ नहीं बनने वाला। पढ़ना है तो यूं समझिएगा, दिल लगा के बैठिएगा, अपना एक्सपेक्टेड आंसर देते रहिएगा और चलते रहिएगा, समझते रहिएगा। आलतू फालतू बातें मैं 1% नहीं करूंगा, बस आपको पढ़ाना ही है, टू द पॉइंट ही, ठीक है ना। कोशिश यही करनी है कि आपको सही तरीके से पढ़ाता ही रहूं इस क्लास के अंदर। सो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप मुझे दीजिएगा, क्या रहेगा कि विच
विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है ये तो, कि चिप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है आपका। चेक कर देना डियर, 4-5 क्लासेस हो चुकी होंगी ऑलरेडी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, सेमीकंडक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसको हिंदी में आप अर्धचालक कहा करते हैं, और सेमीकंडक्टर बेसिकली जो है ना आपका, वो कौन सा यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन ऑप्शन में ना हो तो जर्मेनियम। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन का नंबर आता है 14 और जर्मेनियम का नंबर कौन सा आता है, जर्मेनियम का नंबर आता है 32 आता है 32। ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेने हैं, अच्छे वाले पॉइंट है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, नेक्स्ट है कि द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन ए नेपाल। नेपाल के अंदर जो है ना पहला कंप्यूटर कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, भारत के अंदर तो सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ नेपाल में कौन सा कंप्यूटर जो है ना सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। या वैसे भारत में 650 था, आईबीएम की वजह से पूछते हो तो आप लोग, IBM 1953 के अंदर आया था IBM 650 करके। लेकिन हाँ, ये नेपाल का पहला कंप्यूटर जो है ना आपसे पूछा यहाँ पे, वो कौन सा था, तो ये आपका 1972 की जनगणना के बाद में पता लगा था। ठीक है, और IBM 1401 को पब्लिश किया था, जिसको 1975 के अंदर जो है ना ऑलमोस्ट काम करवा दिया गया था, एक्टिव करवा दिया गया था। ठीक है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था इनके लिए, क्योंकि नेपाल वैसे आज तक हुआ तो किसी के गुलाम तो नहीं हुआ ये देखा जाए, लेकिन फिर भी वो कोई, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप देशों में से एक नाम आता हो इसका। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। इसके सांसद का नाम भी आपको शायद पता, संसद का नाम भी पता होगा, क्या है यहाँ की, राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है ना, शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री पढ़ते हो, विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति का नाम पढ़ा करते हो आप लोग। ठीक है ना, नेपाल के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है, माउंट एवरेस्ट, जिसका नाम आप पढ़ते हो, जिसको सागर माथा भी कहा करते हो, जिसको तिब्बती भाषा में चोगलुग्मा के नाम से जानते हो। 8848.48 के अराउंड जो है ना उसका ऊंचाई है। अभी लेटेस्ट अगर बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट, चोगलुग्मा, सागर माथा, नेपाली भाषा में सागर माथा कहा करते हैं उसको आप लोग। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेना है डियर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निमोनिक्स मेमोरी ट्रिक का उपयोग निम्नलिखित में से किस भाषा में किया जाता है। निमोनिक्स, ये याद रखना, एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है ना, एक लो लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का नाम आप लोगों का है क्या, असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है ना, इस लैंग्वेज का नाम है असेंबली लैंग्वेज है, और इसके अंदर ये कोड यूज किए जाते हैं। कौन से यूज किए जाते हैं, आपके निमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। निमोनिक क्या होते हैं, निमोनिक कोड, मूव लिखना है तो MOV लिख दिया, जंप लिखना है तो JNP लिख दिया, क्लियर लिखना है तो CLR लिख दिया। ठीक है ना, या आपका सब्ट्रैक्शन लिखना है तो SUB लिख दिया, एडिशन लिखना है तो ADD लिख दिया। ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो लिखी होती है ना, इनको निमोनिक्स कोड कहते हैं। ये कोड तो आपका कंप्यूटर तो नहीं समझ पाता, तो क्या करना पड़ता है, तो आपको करना पड़ता है कि इन्हीं निमोनिक्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है। किसके अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे मतलब आप लोग 0101 में कन्वर्ट करेंगे। सर तो इस असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिएगा क्या हमें, तो हमें चाहिएगा असेंबलर चाहिएगा। ये भी बात आप लोगों को याद रख लेना है, असेंबलर की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आपसे क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो किसका जरूरत पड़ता है, असेंबलर का पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि असेंबली लैंग्वेज होती कैसी है, तो आंसर रहेगा लो लेवल लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में निमोनिक कोड होते हैं, जैसे क्वेश्चन था तो उसका आंसर रहेगा असेंबली। निमोनिक कोड कैसे होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है ना, और असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में बदलना हो तो असेंबलर मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये आसानी से आपको याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर के अंदर जो है ना कंप्यूटर भाषाओं के निर्देश में क्या क्या शामिल होते हैं। ऑपकोड, ऑपरेंड दोनों ही होते हैं या इनमें से कुछ होता ही नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर जो है ना जब भाषाओं की बात करते हो आप लोग, तो उनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है ये बताइएगा आप लोग। भाई आपस में बात ना करो, फायदे में रहोगे, पढ़ लो, उससे भी ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है,
चलिए, तो सही इसका आंसर ऑपकोड ऑपरेंड तो रहेंगे, कोई भी लैंग्वेज रहेगी तो ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों रहेंगे आपके, ठीक है ना, बोथ ऑफ द अबो, ठीक है। इजी सा सवाल था, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आनी थी। ये कंप्यूटर की, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो लैंग्वेज की बात आप बार बार कर रहे हो ना, तो इतना याद कर लेना, कोई आपसे ये पूछ ले कि कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी रही है, ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, तो कंप्यूटर की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना आपकी, वो आई थी कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में आई थी। नाम उसका क्या है, नाम उसका है फोरट्रान, ठीक है ना, फोरट्रान। सर फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फोरट्रान का फुल फॉर्म माय डियर होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है इसका आपका। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज स्पेशली यूज की जाती थी मैथमेटिक और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती थी, मैथ और साइंस में ही फॉर्मूले यूज होते हैं। इसके बाद में आई थी बिजनेस के लिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना, कोबोल आई थी आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्पेशली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। उसके बाद में और बहुत सारी लैंग्वेजेस आती गई थी, जैसे एक आपकी बेसिक लैंग्वेज आई थी, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस थी। लेकिन ज्यादा जरूरी सवाल फोरट्रान और कोबोल का रहता है, जो पेपरों में खूब पूछा जाता है। एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग, यही लैंग्वेजेस से ही सभी लैंग्वेजेस की मदर कौन सी लैंग्वेज कहलाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो जितनी भी लैंग्वेजेस है सबकी मदर आप लोग सी लैंग्वेज को कहलाते हैं, ये याद रखना आप लोग। इसको एक व्यक्ति जिनका नाम आप लोग शायद जानते होंगे, डेनिस रिचे, ठीक है ना, डेनिस रिचे नाम के पर्सन जो है ना, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। AT&T बेल लैब, जो अमेरिका की बेल लैब है यूएसए की, उस लैब के अंदर डेनिस रिचे के साथ केन थॉमसन भी थे, उन दोनों ने मिलकर 1971-72 के दौरान इस लैंग्वेज को पॉपुलर किया था। तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज पूछा जाए तो सी लैंग्वेज, और सी की मदर एल्गोल है, एल्गोरिदम लैंग्वेज, जो इससे पहले आई थी। पर फिलहाल के लिए मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज जरूर याद रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी सा है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी जनरेशन है जो आज भी काम डेवलपमेंट में है, मतलब पूरी बनी नहीं है, तो कौन सी है आपकी इनमें से लैंग्वेज जो स्टिल अंडर डेवलपमेंट में है, कौन सी भाषा है इनमें से जो अभी भी डेवलपमेंट में है। फोर्थ जनरेशन, मैं अगर आपसे पूछूं ना कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है कौन सी, आज के टाइम में आप सबसे ज्यादा किसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो ना, तो फोर्थ का ही कर रहे हो, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। 74-75 के बाद 89 तक का टाइम वैसे दे रखा, पर ये तो चल रही है। फिफ्थ जनरेशन की बात करता हूं तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि छठी और सातवीं तो वैसे भी कोई जनरेशन आई भी नहीं है, और फिफ्थ जनरेशन अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, अंडर डेवलपिंग में है। यूं समझो कि ये इसके अंदर एआई तो आ गया, जॉन मैकार्थी ने इसकी खोज की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब है सर, एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए, उसको एआई कहते हो आप लोग। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर एक मशीन है, ये एक अगर अपने आप काम करने लग जाए इंसान की तरह, तो इसको आप एआई के नाम से जानते हो, मशीन लर्निंग लैंग्वेज का यूज करके इसका कर सकते हो ये काम। लेकिन क्या ये काम हर जगह पॉसिबल हुआ है भारत में? नहीं है सर पॉसिबल। रोबोट हर जगह भारत में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे सर। ब्रिटेन में सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुकी है, तो मतलब वहां पे इसका मतलब है कि एआई बेस्ड सिस्टम आ गया, पांचवी पीढ़ी आ गई है। उस देश के लिए पांचवी पीढ़ी आ गई है, हमारे देश के लिए अभी तक तो नहीं आई है। जिस दिन समझो जगह जगह पे रोबोट हो जाएंगे, जगह जगह पे सेल्फ ड्राइविंग कारें हो जाएंगी, मैन पावर घटा के सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि पांचवी पीढ़ी में अब आप जी रहे हो। तो हर देश के लिए इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, हर देश के लिए इसका अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। बहरहाल इसका सही आंसर क्या है आपका यहाँ पे पांचवी पीढ़ी। और पांचवी पीढ़ी के अंदर जो ना डिवाइस जो यूज किए गए हैं ना, वो यूज किए गए हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, और यूज किया गया है इसके अंदर क्या आपका जाइंट स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, GSI यूज किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को एआई का एक और पॉइंट भी याद कर लेना है कि इसके अंदर जो है ना आपका लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया, तो लैंग्वेज इसके अंदर यूज किया गया है आपका प्रोलोग, ठीक है ना, प्रोलोग, और एक इसके अलावा लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP, ठीक है ना। ये दो लैंग्वेजेस जो है ना इनका भी यूज किया गया, तो ये सारी बातें आप लोगों को ढंग से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका किसे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है। इनमें से किसे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस के नाम से आप लोग जो है ना जानते हो, बताइएगा। डायरेक्ट एंट्री मतलब डायरेक्ट आप लोग उसको कनेक्ट करवा सकते हो और चला सकते हो। सर SCM से पहले एक लॉन्ग मैराथन ले लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है डियर, श्योर, जरूर ले लूंगा। आज की क्लास को भी आप लोग यूं समझिएगा कि उस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हो, पर उसके लिए भी एक क्लास ले लूंगा, श्योर ले लूंगा। डायरेक्ट इनपुट वाला आपको डिवाइस बताना है, इनमें से कौन सा रहेगा,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका है ऑप्टिकल स्कैनर है, हाँ है सर जी, ऑप्टिकल स्कैनर को डायरेक्ट आप कंप्यूटर से लगा देते हो। माउस एंड डिजिटाइजर भी होता है आपका, बिल्कुल होता है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था सर डिजिटाइजर इनपुट है आउटपुट है, इनपुट ही होता है माय डियर, ठीक है ना। डिजिटाइजर दिखा भी देता हूँ, कुछ इस टाइप के डिवाइस होते हैं आपके, ठीक है ना। ये पैड वगैरह जो होते हैं जिसमें लिखा जाता है ये, ठीक है ना। ये जो आपका है इसके अंदर हम लोग जैसे लिख लिख के आपको पढ़ाते रहते हैं ना, ठीक है ना। अगर मैं कंप्यूटर पे बैठ के आपको पढ़ा रहा होता तो इसके ऊपर कुछ लिख लिख के आपको पढ़ा रहा होता, ठीक है ना। तो समथिंग डिवाइस, ये इनपुट टाइप के ही आपके डिवाइस होते हैं ये, ठीक है। लाइट पेन भी होता है आपका, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द, वो सारे की सारे ही ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक है। कोई मुझे आपकी क्लास में ये बता सकता है क्या कि इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से होते हैं? इनपुट एज वेल एज आउटपुट कितने डिवाइस है, ये कौन कौन से हैं? नाम लिख के बताएगा कोई इनके? टोटल डिवाइस, नेटवर्क कार्ड होते हैं, टच स्क्रीन होती है, और कोई टच पैड तो नहीं कह सकते डियर, टच पैड तो एक इनपुट में ही आ जाएगा, टच स्क्रीन मान लूँगा। ईयरफोन ठीक है, मॉनिटर स्पीकर तो आउटपुट है बेटा, साउंड कार्ड ठीक है, डिजिटल कैमरा नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, हाइब्रिड कैमरा कहो आप लोग, जो आज के टाइम में जिसके साथ में स्क्रीन आती है ना छोटी सी, उसको आप हाइब्रिड कैमरा कहते हो, नोट डिजिटल कैमरा प्रॉपर। डिजिटल कैमरा तो प्रॉपर एक इनपुट ही है, हाइब्रिड कैमरा अगर होगा ना इसके साथ छोटी सी स्क्रीन है, जिसके मेरे आगे फिलहाल जो कैम कोडर लगा हुआ है जिसमें छोटी सी स्क्रीन भी है, उसमें आउटपुट दिखता है, तो वो आपका है। पेन ड्राइव तो आपका स्टोरेज डिवाइस है बेटा। चलो फिर इसके सही आंसर आपके क्या होंगे, इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों के कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके स्टैंडर्ड वाले? एक तो एग्जाम्पल आप लोगों ने सही दिया है, इसका क्या होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है ना, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क कार्ड से। दूसरा इसका एग्जाम्पल आपका रहेगा ऑडियो वीडियो कार्ड, ठीक है ना, ऑडियो एंड वीडियो कार्ड, ठीक है ना, ऑडियो एंड वीडियो कार्ड। तीसरा इसका एग्जाम्पल जो है ना आपका वो कौन सा रहेगा, नेटवर्क कार्ड, ऑडियो वीडियो कार्ड, और इसका आपका एग्जाम्पल रहेगा टच स्क्रीन, ठीक है ना, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। और इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा आपका, ठीक है ना, नेटवर्क कार्ड हो गया, ऑडियो वीडियो कार्ड हो गया, टच स्क्रीन हो गया आपका। एक इसका एग्जाम्पल रहता है मोडेम, ठीक है ना, और आपका इसका एग्जाम्पल कौन सा रहता है, फैक्स मशीन, फैक्स मशीन। और एग्जाम्पल रहता है इसका ईयरफोन। ये जो एग्जाम्पल है फैक्सिमाइल मशीन जो पहले यूज करते थे, ठीक है ना, ये सारे के सारे ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों का काम किया करते हैं आपके सारे के सारे, ठीक है ना। ठीक है, श्वेता कह रही है HCM का ले लो, दूसरा पूछ रहा है श्वेता आपका भी एग्जाम है क्या? क्लास में ध्यान क्यों ना दे लो यार तुम लोग। चलो जी, अगला सवाल आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी ऊपर वाला भी लिखी जाए, क्या बाएं या दाएं संचालन को स्थानांतरित करने की अनुपस्थिति के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं? अ रजिस्टर यूज्ड टू अलाउ शिफ्टिंग ऑपरेशन टू द लेफ्ट और राइट इज कॉल्ड। लेफ्ट और राइट जो आपका इधर से उधर जो है ना रजिस्टर शिफ्ट होता है, उस रजिस्टर को जो है ना आप लोग किस नाम से जानते हैं बताइएगा। नाम से ही पता लग रहा है कि जो शिफ्ट हो रहा है इधर से उधर तक, वो आपका क्या होगा, वो आपका शिफ्टिंग रजिस्टर होगा आपका, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से आपने सुने होंगे ऐसे रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है ना। आपका रजिस्टर होगा पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है ना। एक आपका होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट, ठीक है ना। एक आपका होता है सीरियल इन बट पैरेलल आउट। ऐसे सारे आपका डेटा वाले रजिस्टर्स होते हैं जो शिफ्टिंग करते हैं, इधर से उधर तक आपका डेटा को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग रजिस्टर्स होगा आपका। नेक्स्ट आपका सवाल क्या रहेगा, नेक्स्ट है कि विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से जो पहली जनरेशन का सबसे पॉपुलर वाला कंप्यूटर जो है ना आपका, वो कौन सा रहा है? IBM 1650, IBM 360, IBM 1130 और IBM 2700। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा रहा है आपका?
सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंप्यूटर। अच्छा श्वेता इंग्लिश करवा दो प्लीज। पढ़ ले भाई एचएस ब्लॉक, ये पढ़ ले, वरना ना इंग्लिश होएगी ना कंप्यूटर होएगा, एक तो हो जाएगा वरना। IBM 1650 इसका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना। इसके अंदर मेमोरी के रूप में जो है ना वो क्या लगाया गया था आपका, मैग्नेटिक ड्रम जो है ना वो लगाया गया था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। मेमोरी के रूप में इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेस अलोकेटेड टू अ प्रोसेस। प्रक्रिया को आवंटित संसाधनों की स्थिति को परिभाषित करने वाली जानकारी जो है ना उसको आप लोग क्या कहा करते हो, उसका स्पेशली जो है ना क्या नाम होगा आपका, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल कहोगे, ALU कहोगे, रजिस्टर यूनिट कहोगे, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहोगे। मान लेते हैं कि आप कोई काम करने वाले हो, वो कोई काम करोगे तो किस तरीके से करोगे, सेट बना रखा है कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ऐसा सेट बना रखा है। तो उस प्रोसेस का आप लोगों ने क्या किया, इस प्रोसेस का आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के नाम से जो है ना इसको आप लोग जाना करते हो, डी ऑप्शन सही है हमारा। BCD क्या है ये बताइएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को आना चाहिए कि BCD क्या होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल बिट, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट। बहुत ही साधारण सवाल है, इजी सवाल है, आसानी से बता सकते हो आप लोग। शाबाश। बाइनरी कोडेड डेसिमल, जब आप 0 से 9 तक के नंबर पढ़ते हो ना तो आप BCD नंबर्स को ही पढ़ा करते हो इसके अंदर, ठीक है। कोई मुझे आपकी क्लास में ASCII का फुल फॉर्म बताएगा एक बार, मैं बाद में पूछूंगा अगला सवाल। ASCII इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई, क्या होता है ASCII का फुल फॉर्म? कोई बता पाए आपकी क्लास में? इजी है। हेलो डियर, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अभिनंदन, राधे राधे, सारे बताओ ASCII का फुल फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ज्योति ने आंसर दिया है सबसे पहले पूरा, इसके अलावा बाकी बच्चों ने भी इसका आंसर किया है, ठीक है ना। हैप्पी सिंह ने भी किया है, ठीक है ना, प्रदीप ने भी किया ही है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मुझे वैसे याद आ गया था, 7 बिट का कोड होता है प्लस 1 बिट पैरिटी बिट होती है। बस इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो बस होती है ना वो क्या होती है, उसको क्या कहते हो आप लोग? डिनोट ए एलिमेंट, क्या वो एक एलिमेंट को दिखाती है क्या? नहीं सर, एलिमेंट को नहीं दिखाती। आज की क्लास का शायद पहला क्वेश्चन मैंने बस से ही तो स्टार्ट किया था आपको। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ फिजिकल वायर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जानकारी संचारित करने के लिए फिजिकल वायर का सेट है भाई। ये एक आपकी एक हो गया, ठीक है ना, आपका डेटा हो गया, और ये एक मतलब प्रोसेसर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे एक आपका और डिवाइस हो गया। तो इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल डेटा जो है ना आपकी जानकारी कोई ऐसे जो है ना आपका भेजने वाला, इसको आप लोग क्या कहने वाले हो? इसको आप लोग कहने वाले हो क्या, बस के नाम से जानने वाले हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट है कि प्रोवाइड एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। सॉकेट्स है, स्लोट्स है, बाइट है, वेब है। इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर देंगे आप लोग। थोड़ा सा ये भी देखने की कोशिश करना कि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, मतलब आंसर तो इजी है पर स्टेटमेंट समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है आप लोगों को, है ना। तो प्लीज फोकस रखना, लेक्चर में बने रहना टिल, ठीक है ना। आपका 1 घंटे का क्लास बाकी और है, ठीक है ना, 5 बजे तक का ये क्लास चलेगा। ध्यान से दिल लगा के सुनते रहना, गजब का कंटेंट देता रहूंगा, समझाता भी रहूंगा। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं। इनको माय डियर आप कहते हो स्लोट कहते हो। स्लोट क्या होते हैं आपके, ठीक है ना, स्लोट्स क्या होते हैं? स्लोट प्रोवाइड एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। स्लोट्स जैसे आपके घर में एक्सपेंशन, आप लोग एक्सटेंशन बोर्ड लाते हो, उसमें एक सॉकेट्स होते हैं, स्लोट्स रहते हैं, कि ऐसे ऐसे स्लोट्स रहते हैं। यहाँ पे रैम लगा लिया, यहाँ पे नेटवर्क कार्ड, यहाँ पे लैन कार्ड, ऐसे चीजें हैं आपके।
ये सॉकेट्स अलग है, स्लॉट्स है आपके। वेब क्या है? वेब एक इंटरनेट है। वेब मतलब बोले तो इंटरनेट की दुनिया है एक्चुअली देखा जाए तो ये। और वेब की अगर मैं बात सीधी तौर पे करता हूं तो वेब के अंदर कई सारी चीजें भी आती है। जैसे एग्जांपल से वेब के अंदर ना आप लोग www को पढ़ते हैं, एक तो वेब कहो www कहो एक ही जैसी चीज लगती है। इसका फुल फॉर्म आपको सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1989 को हुआ था। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? टिम बर्नर्स-ली के बारे में आप लोग जो है ना पढ़ा करते हैं। वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब 1989, टिम बर्नर्स-ली, याद रखना है। वेब से ही आप लोग जुड़ा हुआ एक वर्ड और पढ़ते हो, और वो क्या पढ़ते हो? वेब पेज पढ़ा करते हो एक्चुअली आप लोग। और वेब पेज का मतलब क्या है आपका? वेब पेज का मतलब आपका ये हुआ कि आपका जो पेज इंटरनेट पे चलता हो, ठीक है ना, क्या बोला है आपने? जो पेज इंटरनेट पर चलता हो उसको वेब पेज कहते हैं, या जो पेज HTML में लिखा हुआ हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उसको आप वेब पेज के नाम से जानते हैं। और हो सकता है वेब से ही जुड़ा हुआ वर्ड आपका एक आ जाए, क्या? वेबसाइट आ जाए। तो वेबसाइट में क्या होगा? वेबसाइट में क्या होगा आपका? ग्रुप ऑफ वेब पेज, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वेब पेज। कई सारे पेजेस का ग्रुप आप लोग क्या बना दोगे ना, तो उनको आप लोग वेबसाइट के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इन सारी चीजों को देखने के लिए कोई तुमसे पूछ ले कि वेब को देखना चाहते हो, तो वेब को देखने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? वेब को देखने के लिए आप लोगों को चाहिएगा ब्राउजर चाहिएगा। ये भी बात आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है ना। क्या चाहिएगा आप लोगों को? ब्राउजर चाहिएगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बाइट क्या होता है? बाइट होता है 8 बिट का। 8 बिट का क्या बनेगा आपका? एक बाइट बन जाएगा। ये पॉइंट भी आपको समझ लेना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो क्या पढ़ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट अमंग द 4 इंपॉर्टेंट डेटा प्रोसेसिंग टास्क ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? डेटा प्रोसेसिंग में से एक नहीं है, ये पूछा है तुम लोगों से कि इनमें से कौन सा नहीं है आपका। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर डेटा को कलेक्ट करना तो बिल्कुल आता ही आता है। डेटा प्रोसेसिंग है तो डेटा कलेक्ट करने की बात आएगी। प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना। सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये होता है कि आंकड़े जो होते हैं ना वो होते हैं डियर इनपुट में। इनपुट का डेफिनेशन ही आंकड़े होते हैं। इंफॉर्मेशन का जो इनपुट डेफिनेशन होता है उसको आप लोग क्या कहते हो? उसको आप लोग आउटपुट के नाम से जानते हो। एक्चुअली आपका जो प्रोसेस करना होता है, ठीक है ना, प्रोसेस है। प्रोसेस करने के लिए जो इनपुट होता है, इनपुट को आप डेटा कहते हो और आउटपुट को क्या कहते हो? इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका हमारा तो ठीक नहीं होगा, ए भी ठीक नहीं है। तो दोनों तो प्रोसेसिंग में आएंगे। प्रोसेस ही तो यही हो गया आपका। आंकड़े अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना ना, ये नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर एनालाइज नहीं होता है, बस एनालाइज को दिमाग नहीं लगाया जाता। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर? कंप्यूटर का प्रयोग करने का भैया सबसे बड़ा लाभ जो है ना आप लोगों को यहाँ पे क्या नजर आता है, ये बताइएगा। कंप्यूटर का यूज करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा आपका? बताइए, आप लोग भी बताइए एक आधे क्वेश्चन का तो आंसर। कंप्यूटर डज नॉट एनालाइज डेटा इटसेल्फ, सही बात है आपकी डियर हैप्पी सिंह। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के लाभ आपको क्या नजर आ रहे हैं? 4 ऑप्शन है आपके आगे। सही आंसर क्या दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? पहला ऑप्शन क्या है? ये कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में जो है ना आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है ये तो, पर बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर तब सही हो देते हैं जब इनपुट नहीं, ये तो बिल्कुल ही फालतू बात लिख दी। कंप्यूटर इन्फ्लेक्शन होने के लिए नहीं जी, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट हमारे सवाल की ओर बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द मिनिमम पावर कंजप्शन हैपन इन द केस ऑफ, किसी परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होगी। कौन से के अंदर जो है ना सबसे कम बिजली की खपत होगी आपकी, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। स्लीप का मतलब ये नहीं कि आप लोग नींद में जाओगे तो सर जी नहीं, कंप्यूटर को स्लीप मोड में कर दोगे तो भी बिजली चलेगी। हाइबरनेट इसमें तो बिजली चलेगी, इनमें भी चलेगी। कंप्यूटर को बंद ही कर दो तो ही काम होएगा बस, ठीक है ना। सबसे कम का मतलब ये है कि टर्न ऑफ ही कर दो, ठीक है ना, जड़ से ही बंद कर दो, तार ही काट दो, ठीक है ना, एम से भी स्विच गिरा दो तो ही जाके बिजली खपत कम होएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्या है कि एरर फ्री कैलकुलेशंस डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, त्रुटि मुक्त गणना करने के लिए क्षमता कंप्यूटर के गुण को क्या दिखाती है, कैसे दिखाती है, मेजरिंग में, स्पीड में, एक्यूरेसी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, बताइएगा आप लोग। एरर फ्री कैलकुलेशन, एरर फ्री कैलकुलेशन क्या दिखाएगी, एरर फ्री कैलकुलेशन कोई मेजरिंग नहीं दिखाएगी कि आपने कोई सी चीज को मेजर किया है, स्पीड नहीं दिखाएगी कितनी तेजी से दे दिया, एक्चुअली वो दिखाएगी एक्यूरेसी दिखाएगी कि हाँ एरर फ्री डेटा है कि कितना ठीक ढंग से काम किया है इसने, ठीक है ना, उसको एक्यूरेसी के नाम से बोलते हो। भैया आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आए और आपने जो है ना 100 में से मान लेते हैं कि अटेम्प्ट किए 73, ठीक है ना, और ऐसा हुआ कि 73 अटेम्प्ट किए, आपके 70 क्वेश्चन उनमें से बिल्कुल ठीक थे, ये है आपकी एक्यूरेसी, इसको आप एक्यूरेसी के नाम से जानते हो, ठीक है ना। चलिए सर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्या रहने वाला है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता होती है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, उसकी सबसे अच्छी यही होती है, डेलीगेंसी होती है, उद्यमशीलता होती है। याद रखना कंप्यूटर की सारी अच्छाइयां हैं एक कमी को छोड़ के। अरे एक कमी कौन सी छोड़ देते हो आप कंप्यूटर की, तो एक कमी छोड़ते हो, कंप्यूटर हैज नो IQ, कंप्यूटर के पास कोई दिमाग नहीं होता खुद का। मेरा कंप्यूटर मेरे पास चल रहा है ये वाला, आप इसे चोरी करके ले गए मेरे से, और आपके घर पे जाके यूं नहीं कहेगा कि मैं तो सुनील सर के पास ही जाऊंगा, आपके पास नहीं चलूंगा, ये तो जितना मेरे पास चल रहा है ना उतना आपके पास भी चलेगा ये आपका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं होता है, बाकी सारी चीजें ठीक है, स्पीड भी बहुत होती है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड आज आप लोग 3 गीगाहर्ट्ज के अंदर जो है ना वो मेजर किया करते हैं, ऑलमोस्ट इससे भी ज्यादा है, पर 3 गीगाहर्ट्ज ऑलमोस्ट प्रोसेसर की स्पीड कंप्यूटर नॉर्मल जो माइक्रो होता है उसकी तो रहती ही रहती है इतनी, तो ठीक है। चलो सर, अगला जो क्वेश्चन है ना वो क्या रहने वाला है डियर आपका, ठीक है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछा है, ठीक है ना, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है ये बताइएगा आप लोग। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनिक है, परम है, सिद्धार्थ है या मेघा है, कौन सा सही इसका आंसर रहेगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसको आप लोग बोलते हो, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर जिसको बोलते हो, इसका नाम है शाबाश एनिक। जे प्रेस्पर और एकर्ट और जॉन माउचली थे ना, उन्होंने इसको मिलके बनाया था आपका, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली जनरेशन का था, ठीक है ना, फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। ये आया था 1946 के अंदर आया था, ये भी याद कर लेना। 1940 के अंदर ये आया था आपका। कोई पूछे किसने बनाया था तो याद रख लेना जे प्रेस्पस एकर्ट और माउचले जो थे ना, उन दोनों ने इनको मिलके बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड के साथ में जो है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर, इसका जो है ना फुल फॉर्म हुआ करता था स्टार्टिंग में। ये परम दे रखा है, ये क्या है सर, ये परम से थोड़ा दिमाग तुम्हारा चल सकता है। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, शायद याद होगा आप लोगों को। और इसका एक्चुअल नाम तो क्या था, इसका एक्चुअल नाम था परम 8000, ठीक है ना। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ये कब बना था, ये 1991 के अंदर जो है ना डिजाइन हुआ था, 2 से एक्टिव हुआ था। और किसने बनाया था, CDEC ने। CDEC क्या मतलब है सर, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है ना, इसने बनाया। ये कौन से CDEC ने बनाया था, पुणे ने बनाया था, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम 8000 है। सिद्धार्थ 95 में भारत का पहला कंप्यूटर भी काम करने लगा था एक। नेक्स्ट, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करती है, इन संरचना पर आधारित होती है। प्रोग्राम कंसेप्ट इन विच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज बेस्ड। बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के एक जगह पे डेटा आपका जो है ना सारा स्टोर हो जाता है। ये कौन से टाइप की प्रणाली हुआ करती थी आपकी,
कोई रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर नहीं था आपका। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, उस प्रणाली, उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आप लोग कहते थे वॉन न्यूमन मॉडल के नाम से जानते थे, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज नहीं है, चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के फादर कहलाए थे। इनकी स्टूडेंट एडा ऑगस्टा थी जो फर्स्ट प्रोग्रामर बनी थी, ठीक है ना। लेकिन एक प्रोग्राम कंसेप्ट जो कंप्यूटर, यूं कहिएगा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो दिया गया था ना आपका ठीक ढंग से, और जिसके अंदर सारा डेटा एक मेमोरी से ही चल पा रहा था जैसे आज के टाइम का है, तो जो सही सटीक आज का कंप्यूटर चल रहा है ना वो वॉन आपका न्यूमन मॉडल के आधारित पे ही चल रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉज मेड अवेलेबल फॉर बिजनेस पर्पज। पहला ऐसा कंप्यूटर बताइएगा जो बिजनेस पर्पज के लिए अवेलेबल हुआ है आपका। ये तो बहुत ही सिंपल सा है आपका कंप्यूटर, ठीक है ना, जिसको एनिक ने बनाया था। एनिक को किसने बनाया था? एनिक को बनाया था जे प्रेस्पस एकट और जॉन मॉचले ने बनाया था। उसी कंप्यूटर को मतलब उसी कंप्यूटर उन्हीं आदमियों ने जो है ना इस कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। और इस कंप्यूटर का नाम आप लोगों को शायद अच्छे से याद हो, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। यूनिक, शाबाश, ठीक है ना, यूनिक, ठीक है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसको आप लोग बोलते हो, ये बना था 1951 के अंदर, 1991 के अंदर जो है ना इस कंप्यूटर का डिजाइन हुआ था। ए वाला ऑप्शन सही है इसका हमारा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा आ रहा है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसने हिंदी में नहीं पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। अच्छा, गेव स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट इन विच प्रोग्राम एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। वही नहीं आ गया क्या? कार्यक्रम से एक ही जगह पे डेटा को आपका स्टोर वगैरह करना होता है। हाँ वही आ गया, जॉन वॉन न्यूमन ही हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑप्शन बदल दिया, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट बदल दिया। ए वाला ऑप्शन ही सही है इसका हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये कि अरिथोमोमीटर, इसका आविष्कार किया किसने था? अरिथोमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ये एक टाइप का मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं, पर इसका आविष्कार जो है ना वो किया किसने था? इसका आविष्कार किया था बी ऑप्शन जिसने दे रहे हो, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने 1820 के अंदर किया था। याद रखिएगा, इट इज अ मैकेनिकल टाइप कैलकुलेटर, ठीक है ना, मैकेनिकल टाइप का कैलकुलेटर है ये। और 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस नाम के पर्सन है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है ना इनमें से कहाँ पे स्थापित किया गया है ये बताइएगा आप लोग। 1955 में किया गया है ये आपका, ठीक है ना। और कहाँ पे किया गया है ये बताओ दो बस आप लोग, कौन सी जगह पे। 4 ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और इसके अलावा आपका इंडियन आयरन इंस्टीट्यूट जिसको आप लोग बैरनपुर के नाम से जानते हैं, या ISI कोलकाता के बारे में जानते हैं। जी, डी ऑप्शन सही है। ये जो आपका इंडिया का स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है ना इसके अंदर सेटअप किया गया था। टाटा एक रिसर्च कंप्यूटर नाम का कंप्यूटर बना था और 1955 के अंदर जो है ना यहाँ पे सेटअप हुआ था। ये आपका 1995 के अंदर, सॉरी 55 के अंदर जो है ना इसका आपका यहाँ पे सेटअप किया गया था। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है? ये क्वेश्चन तुम जीके का मत समझ लेना, कंप्यूटर का है, पर डाकघर ATM आ गया, कंप्यूटर से रिलेटेड ये है। तो ये बताइएगा आप लोग कहाँ पे खोला गया है, किस शहर के अंदर खोला गया है ये? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। सही आंसर इसका चेन्नई है, ठीक है ना। और एक बात ये याद कर लेना आप लोग कि ATM जो है ना ATM के अंदर, ATM का फुल फॉर्म लिखना कमेंट में। ATM के अंदर कंप्यूटर कौन सा यूज होता है? ATM के अंदर कंप्यूटर यूज होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। ATM मशीन के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर के अलावा आप लोग ये भी याद करते हैं कि प्रिंटर कौन सा यूज किया जाता है। तो ATM मशीन के अंदर जो प्रिंटर यूज किया जाता है उस प्रिंटर का नाम है आपका क्या? थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। उस प्रिंटर का नाम क्या है आपका? थर्मल प्रिंटर के नाम से उसको जानते हो आप लोग। तो वैक्स कोटेड पेपर अलग से यूज करते हैं इसके अंदर। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक मत बता देना, बस कोई बता रहा है तो ऑटोमेटेड बता देना। ऑटोमेटिक जो बता रहा है ना वो गलत है। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं कि जाओ जाते आपको मुंह देख के आपके पैसे दे देंगे। ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये याद रखना बस आप, ठीक है। और फुल फॉर्म बताओ कुछ भी आप, पर ऑटोमेटिक टेलर नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये याद रखना।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच वॉज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, एप्पल कंपनी का बनाया गया इनमें से पहला कंप्यूटर जो है ना वो कौन सा था। 1976 के अंदर बना था एप्पल 1, ठीक है ना। 1976 के अंदर बनाया गया था एप्पल 1, तो ये याद रखना। और आज दुनिया के अंदर जो है ना वो सबसे ज्यादा या $3 ट्रिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है एप्पल कंपनी। मैकिंटोश जो है ना, मैकिंटोश बेसिकली इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आप लैपटॉप लेके आते हो तो वो एप्पल मैक के ऊपर ही काम करते हैं। iOS मोबाइल के लिए आप लोग जाना करते हो, मैकिंटोश जाना करते हो आप लोग इन डिवाइसेस के लिए, लैपटॉप इत्यादि के लिए। नेक्स्ट आपका है कि कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक का सही अनुक्रम करिएगा। इससे आसान सवाल नहीं होगा, आई थिंक बहुत ही इजी सा सवाल है, आप लोग बहुत ही आसानी से बता भी सकते हैं। बताइएगा क्या सही इसका आंसर रहेगा। बहुत ढंग से बता सकते हो, मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को। सबसे पहली जनरेशन के अंदर क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब आया था फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आई है, आईसी आई है। फोर्थ जनरेशन में आईसी का ही टाइप है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो सारी सीक्वेंस पहले ऑप्शन में सेट हो रही है, तो लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सर, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, EPROM का पूर्ण नाम क्या है। ये तो सवाल आसान है, बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है क्या सर, ये थोड़ा समझा देते हैं, हमें बता देते हैं। देखो आपके पास में एक मेमोरी होती है जिसको आप लोग कहा करते हो नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जिसको जाना करते हो आप लोग। नॉन वोलाटाइल का मतलब है जिसके अंदर लाइट रहे ना रहे, डेटा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल कौन सा, रोम। रोम का फुल फॉर्म भी आप लोग जाना करते हो, क्या होता है आपका, रीड ऑनली मेमोरी। इसका काम या इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है आपका फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर होता है मतलब सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप लोग आसानी से जाना करते हो। इसके अंदर क्या BIOS होता है। इसके अंदर बायोस का मतलब भी फुल फॉर्म जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और इसके साथ साथ बायोस के अलावा जो है ना इसके अंदर और क्या होता है आपका, और इसके अंदर होता है एक बूट लोडर होता है, ठीक है ना। बूट स्ट्रैप लोडर होता है, ठीक है ना, बूट स्ट्रैप लोडर। तो इसका मतलब यूं समझो कि रोम आपके कंप्यूटर में बूटिंग में हेल्प करती है। आपके सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको गैदरिंग इन द सेंस कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक करवाने में हेल्प करती है। कोई भी डेटा आपका हार्ड डिस्क का है उसको रैम में भी लेके आएगी वाया बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। और इसके अंदर एक टाइप होता है जिसका नाम होता है MROM। MROM का मतलब होता है मास्क रोम, ठीक है ना, याद रखिएगा, मास्क रोम। इसमें कुछ भी लिख दिया सो लिख दिया, कभी डेटा डिलीट नहीं होने वाला है। उसके बाद में आपका कौन सा आएगा, MROM के बाद में आता है PROM, ठीक है ना। PROM का फुल फॉर्म क्या, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जिसको आप लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं उसको PROM कहते हो, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। MROM के बाद PROM के बाद में क्या आता है आपका, PROM के बाद में EPROM आता है। EPROM का मतलब क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। लिख दिया वो डिलीट कर सकते हो आप लोग, लिख दिया तो वो आप लोग डिलीट तो कर सकते हो, लेकिन सारा डिलीट होगा। और डिलीट होगा किससे, यूवी रेज के थ्रू डिलीट होगा। जितना आप चाहते हो उतना डिलीट नहीं होगा। अभी मान लेते हैं मैंने लिख दिया हेलो का मैंने ओ डिलीट करना, नहीं, पूरा हेलो डिलीट होएगा आपका। सेक्शन डिलीट नहीं कर सकते डेटा का आप लोग, 20 से 23 मिनट लगते हैं डेटा को डिलीट होने में भी। फाइनली एक मेमोरी और बनी है जिसका नाम क्या है, EEPROM। EEPROM का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल आ गया। और यहां पे कैसे किससे इरेज होता है, यहां पे इरेज होता है माय डियर लेजर लाइट के थ्रू इरेज होता है, ये याद रखना आप लोग, लेजर लाइट। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन एंड रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन एंड रेडिएशन। तो लेजर लाइट के थ्रू मिली सेकेंड में डेटा डिलीट हो जाता है, जितना चाहते हो उतना ही हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि रीड ऑनली मेमोरी रोम का इनमें से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ रीड ऑनली मेमोरी। देखो मैंने अभी समझाया तुम्हें, PROM होता है क्या, हाँ सर होता है। PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये है, ये EEE वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन। जिसने भी लगाया है इसका यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। तो कौन सा सवाल आपका रहेगा, एक
एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है इनमें से। अ वेरिएंट ऑफ ब्लैंक्स इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। कौन सी इनमें से एक फ्लैश मेमोरी है, ये आपसे सवाल पूछा है, तो इसका सही जवाब आप लोग दे भी देंगे। कौन सा देने वाले हैं बताइएगा, ठीक है ना। पहले तो बता देता हूं कि जो रोम जो होता है ना, उसको फ्लैश मेमोरी में आप लोग ज्यादातर जानते हो, और रोम का जो आप टाइप है ना, वो कौन सा पढ़ते हो, EEPROM है, ये रोम का ही टाइप है, तो इसका आंसर तो ये हो गया। वर्चुअल क्या होती है सर? वर्चुअल का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी की तरह यूज करवा लेना। कोई आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, उसको प्राइमरी की तरह यूज करवा लेना, उसको आप लोग वर्चुअल कहते हो। कैश मेमोरी ये तो आपके सीपीयू के अंदर ही होती है, इसको आप लोग ना एज ए बफर मेमोरी की तरह भी जाना करते हो, ये भी याद कर देना, ठीक है ना। बफर मेमोरी की तरह जानते हो। पहले नंबर पे बफर ये है, अगर बफर ऑप्शन पूछ ले तो आपको आंसर क्या देना है, तब आपको आंसर रैम देना है, ये भी याद कर देना डियर, ठीक है। मैथ की क्लास भी हो जाएगी। फ्लैश मेमोरी का मतलब इसमें रीड और राइट वाया फ्लैश के थ्रू होता हो आपका, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप। इनमें से कौन सी जो है ना कंप्यूटर की मेजर चिप है, इनमें से कौन सी ऐसी चिप है जो कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती होगी। तो एक्चुअली देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर तो है ही है भाई, नो डाउट। मुझे पहला दिमाग तो मेरा माइक्रो प्रोसेसर पे लगेगा, लेकिन अकेला माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा जब उसके पास प्राइमरी मेमोरी की चिप नहीं होगी, मतलब उसके पास में अगर रैम नहीं होगी, अगर उसके पास में कैश मेमोरी नहीं होगी तो वो किस काम का है, अगर उसके पास में रजिस्टर नहीं होगा तो क्या किस काम का है। ये और ये दोनों अगर है तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ। दोनों ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा पर्टिकुलर का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, EEPROM स्टैंड ऑफ। EEPROM जो है ना इसका मतलब क्या होगा आपका, EEPROM का मतलब क्या है, अभी सर ने बताया था, अगर फिर भी गलत करोगे ना तो गलत करोगे ही आप लोग, ठीक है ना। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है बता दो आप लोग। EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसमें डेटा डिलीट किया जाता है किसके थ्रू, आपके डेटा डिलीट किया जाता है वाया लेजर लाइट के थ्रू, ठीक है। लेजर लाइट के थ्रू डेटा जो है ना इसमें डिलीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ना वो क्या रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर टू देयर स्टोरेज साइड। निम्नलिखित में से संग्रहण युक्तियों के बारे में बताना है और उनका सही क्रम बताना है आपको, उनको बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो ना सजाना है। तो कौन सा सही आंसर रहेगा आपका, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा बताना पड़ेगा पहले तो सबसे छोटा हार्ड डिस्क है, नहीं है, कैश भी नहीं है, सबसे छोटा रजिस्टर होगा, रजिस्टर के बाद कैश आएगा, कैश के बाद में रैम आता है, हार्ड डिस्क नहीं आता, कट गया, ठीक है ना। हार्ड डिस्क आता है आपका, ठीक है, हार्ड डिस्क, ठीक है, सारी ऑप्शन क्या आ गया आपका सही है। सबसे छोटा पार्ट रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आता है कैश, कैश के बाद रैम, रैम के बाद हार्ड डिस्क, ठीक है ना। ये सारा सीक्वेंस जो है ना सही सेट कर रखा है, सी वाला ऑप्शन जो है ना सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। लो भाई, सर ने अभी आपको कहा था, ये बात भी आप याद कर लेना हमेशा, कभी भी स्पीड का बात आए ना आपका मेमोरी का, तीन चीजें आपको बता रहा हूं मैं, जब कभी भी आपके आगे कंप्यूटर के पेपर में स्पीड के बारे में पूछे तो पहली प्रेफरेंस आप लोगों को देनी है किस मेमोरी की देनी है, पहली प्रेफरेंस आप लोगों को देनी है रजिस्टर मेमोरी की। दूसरी, रजिस्टर के बाद में आपको क्या देनी है, रजिस्टर के बाद में आप लोगों को देनी है कैश मेमोरी की, ठीक है ना। किस मेमोरी की देनी है आपको, कैश मेमोरी की देनी है। और स्पेलिंग में से CACHE होता है, ठीक है ना, खैर जो भी है। तीसरा जो है ना आपकी प्रेफरेंस देनी है किसकी, SRAM की देनी है, SRAM की, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। और चौथी प्रेफरेंस फिर देनी है DRAM की देनी है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम जो है ना इसको जाना करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका, ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेकेंडरी मेमोरी, इनमें से कौन सा आपका सेकेंडरी मेमोरी से रिलेट नहीं करता है? प्लॉटर, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, बताइएगा आप लोग। मैग्नेटिक मेमोरी से कौन इनमें को रिलेट नहीं करता है? आसान सा सवाल है। सही बात है, मेमोरी से नहीं रिलेट करता, इट इज अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। ये हार्डवेयर है और एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्लॉटर इसका सही आंसर रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक टेप है वो तो पुराने जमाने वाले डेक वाली कैसेटें हैं, मैग्नेटिक डिस्क है वो अलग रह गया, हार्ड डिस्क है वो अलग रह गया आपका। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है ना वो नहीं है? बात तो वैसी सी दिख रही है अभी भी। सीडी दिया है, सीडी स्टोरेज है आपका। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 650 से 750 MB के बीच में, 650 से 750 MB के बीच में होती है आपकी सीडी की स्टोरेज होती है, ठीक है ना। फ्लॉपी, फ्लॉपी है, फ्लॉपी किसकी बनी होती है? फ्लॉपी बनी होती है मॉइलर नाम के प्लास्टिक की बनी होती है और इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी है कितना? 1.22 मतलब 2-3 होती है फ्लॉपी, तो मैं ऐसा सीधा नहीं बता सकता, मैं यूं बता सकता हूं। एक तो 8 इंच की होती है फ्लॉपी आपकी, ठीक है ना। एक आपकी होती है इसके अंदर मिनी फ्लॉपी होती है, ठीक है ना। और एक आपकी कौन सी होती है इसके अंदर? माइक्रो फ्लॉपी होती है, माइक्रो होती है, ठीक है ना। तो 8 इंच वाली का आपका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी होता है 80 KB से लेके और 80 KB से लेके और आपका कहाँ तक होता है इसका? एक सेकंड, 80 KB से लेके 280 KB तक, ठीक है ना। और मिनी का 5.25 इंच का साइज होता है आपका। डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी 1.22 MB होती है आपकी। माइक्रो का लगभग साइज होता है 3.5 इंच का, ठीक है ना। इसको 3.5 कहो, 7/2 कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको भी 5 सही 1/4 कहते हैं वैसे। इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी 1.44 MB से लेके 2.33 MB तक एक्सटेंड किया गया था। तो ये सारे फ्लॉपी है। फ्लॉपी का एक नाम डिस्कैट भी होता है, याद रखिएगा। कोई पूछे अनदर नेम ऑफ फ्लॉपी तो आंसर रहेगा डिस्कैट, ठीक है। तो ये भी एक स्टोरेज हो गया, ये भी स्टोरेज है। डीवीडी भी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना? 4.7 GB से स्टार्ट होता है और 17 GB तक जो है ना इसका कैपेसिटी जाता है, ये भी याद कर लेना आप लोग। 4.7 GB से 17 GB के बीच में रहता है आपका। तो इसका सही आंसर तो क्या रहेगा? प्रिंटर इसका सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा हो सकता है, बताइएगा आप लोग। शाबाश। कोई मुझे बताएगा ये हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है? नहीं, पेन ड्राइव नहीं है माय डियर, हार्ड डिस्क सही है। लगा होता है ना सीपीयू के अंदर ही, जिसको आजकल एसएसडी वगैरह। हार्ड डिस्क किस मटेरियल की बनी होती है, मुझे ये बताओ आप। हार्ड डिस्क किस मटेरियल की बनी हुई है? एल्युमिनियम की, मैग्नेटिक नहीं है, एल्युमिनियम की, ठीक है ना। और हार्ड डिस्क के अंदर आप लोग रीड और राइट कैसे करते हो? तो हार्ड डिस्क के अंदर आप लोग रीड और राइट का काम कैसे करते हो? वो करते हो आयरन ऑक्साइड से, ठीक है ना। कैसे करते हो आप लोग? आयरन ऑक्साइड से, ठीक है ना। रीड और राइट किया जाता है आयरन ऑक्साइड से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। CDRW, एक CDRW ये क्या है आपकी, ठीक है ना। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दीजिएगा। CDRW ये क्या है आपका? RW का मतलब क्या है आपका? रीड और राइट। देखो अगर मैं खाली CD कहता ना तो इसका तो मतलब होता है वॉर्म है ये, ठीक है ना। वॉर्म का मतलब है रीड, राइट वंस रीड मैनी, लिखोगे एक बार पढ़ोगे कई बार, ठीक है ना। वॉर्म का तो मतलब यही हुआ आपका, लिखोगे एक बार पढ़ोगे कई बार, ठीक है ना।
लेकिन अगर मैं कह रहा हूं RW मतलब रीडेबल और राइटेबल दोनों है, मतलब ये चेंज आपकी हो सकती है, इसको क्या कहोगे आप लोग? तो इसको आप लोग कहोगे इसको मिटा कर उसमें फिर से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कैन बी इरेज और री रिटन, ठीक है। किसी भी CD के अंदर कोई भी डेटा एंटर करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है BURN, बर्न कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी CD के अंदर कोई भी डेटा एंटर करना उसको बर्न कहा जाता है, बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। CD कोई पूछ ले CD के अंदर किस टाइप का रीड राइट होता है, रीड राइट होता कैसे है, ठीक है ना। रीड और राइट होता कैसे है? तो CD के अंदर रीड राइट होता है वाया लेजर लाइट, ठीक है ना। लेजर लाइट के थ्रू ही रीड राइट होता है, क्योंकि CD क्या है? CD एक टाइप का जो है आपका ऑप्टिकल डिवाइस ही होता है, ये भी बात याद रखना। CD के अंदर भी रीड राइट होता है, कैसे? आपका लेजर लाइट के थ्रू, और CD भी क्या है? एक टाइप का आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, ये भी याद रखना आप लोग। CDRW का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, तो वैसे वैसे ही आंसर कर दो आप लोग जल्दी से। हाँ, बताओ पूरा नाम क्या होगा, फुल नेम, फुल फॉर्म CDRW का। CD ऑप्टिकल डिवाइस, शाबाश। तो CDRW का पूरा नाम होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये क्या है? आपकी रीराइटेबल होती है, मतलब दोबारा इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। एक तो आपकी रीराइटेबल नहीं होती है, ऐसा DVD के अंदर भी आता है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊं आप लोगों को यहाँ पे, तो देखिएगा, कोई भी CD है, मतलब CD के अंदर क्या आया आपका? CD के अंदर आपका डिस्क आया है। तो डिस्क का मतलब क्या होता है? डिस्क का मतलब होता है ऐसे कोई सर्कुलर पाथ होगा आपका, ठीक है ना। और सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे कई सारे सर्कल होते हैं अंदर अंदर। ये जो सर्कल होते हैं ना, इनको क्या कहते हो? इनको आप लोग कहा करते हो ट्रैक के नाम से जानते हो, ट्रैक। और इस ट्रैक के अगर टुकड़े कर देता हूं ना मैं, ऐसे बहुत सारे ट्रैक के अगर ऐसे टुकड़े कर दिए मैंने बहुत सारे, तो इन टुकड़ों को आप क्या कहते हो? जैसे ये टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े को आप लोग कहा करते हो सेक्टर के नाम से। और एक सेक्टर का साइज होता है 512 बाइट। 512 बाइट का मतलब क्या हो गया? आधा किलो बाइट, हाफ KB के नाम से इसको आप लोग जानते हो। 512 बाइट या हाफ किलो बाइट के नाम से भी इसको जाना करते हो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? अभी तो सर ने बताया था आप लोगों को, लेकिन थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन कह सकता हूं इसको तो मैं आपके लिए। ये तो आपका प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हो गया। बताइएगा इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। सही है, सी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। CDRW में डेटा राइट किया जा सकता है, CD-ROM से केवल रीड किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका यही ऑप्शन है, ठीक है ना। CDRW में डेटा राइट किया जा सकता है, मतलब रीराइटेबल हो गया, लेकिन इसके अंदर तो केवल क्या है? पढ़ा ही जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका ठीक आंसर है हमारा। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो क्या रहेगा? रिमूवेबल मीडिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। रिमूवेबल मीडिया है इनके अंदर सारे के सारे, बस एक को छोड़ के, और वो किसको छोड़ के है ये बताइएगा आप लोग। CD-ROM रिमूवेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है सर, क्यों नहीं आता। जब चाहे तब उसको एंट्री करवाएं, निकाल लेते हैं। डिस्केट, ये फ्लॉपी भी आता है, ये भी आता है। हार्ड ड्राइव है, इसको ऐसे थोड़ी ना करते हो कि जब चाहे तब निकाल लेते हो आप लोग, है ना। ये तो रहेगी तो ही तो कंप्यूटर चलेगा, ये नहीं है तो आपका विंडो किस में रखोगे आप लोग, है ना। तो दिक्कत है, हार्ड ड्राइव तो उसके अंदर रहना ही चाहिए। तो ये रिमूवेबल के अंदर नहीं आता है, बाकी सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना। डिस्कोट या डिस्केट किसको कहते हैं? ये फ्लॉपी का ही नाम है आपका, डिस्कोट या डिस्केट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कि कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है ना, उसके अंदर कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ये बताना। अब भी सर ने बताया था थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को, एज इट इज सवाल बताया मैंने आप लोगों को।
सेम सवाल समझाया ना मैंने। ऑप्टिकल डिस्क है, ये तो कंफर्म है, तो ऑप्टिकल अगर होगा तो उसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, लेजर का, ठीक है ना, LASER होगा ये, ठीक है ना, एस होगा, जेड नहीं, लेजर। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन एंड रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट इज डिस्क एक्सेस टाइम। हाँ, डिस्क एक्सेस टाइम जो होता है ना आपका, वो क्या है आपका, सीक टाइम होता है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम है, रोटेशनल टाइम है, क्या कौन से टाइम को कहा करते हो आप लोग। कौन सा टाइम हो गया आपका, सीक टाइम नहीं, ये सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम दोनों ही होता है। सीक टाइम क्या बेसिकली आपका रीड और राइट हेड में लगा जो टाइम, जैसे मान लेते हैं आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से आप लोग कुछ गाना डाल रहे, पेन ड्राइव से आप लोग कुछ गाना पढ़ रहे हैं, ओपन किया कोई गाना चलाया, या पेन ड्राइव में आप लोगों ने कुछ गाना को जो है ना आपने क्या कहते हैं कुछ पढ़ रहे हैं या उसमें कोई गाना डाल रहे हैं या वापस वहां से बाहर निकाल रहे हैं, इन सब में जो टाइम लगता है रीड राइट हेड का तो सीक टाइम है। और आप खुद गाना सुनने वाली बात जो बता रहा था, ओपन करते तुरंत ओपन नहीं होता ना, 10 सेकंड का टाइम लगता है ना, 10 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड जितना भी टाइम लगा, तो वो क्या है, वो लेटेंसी है। तो ये दोनों ही होता है डिस्क एक्सेस। किसी भी डिस्क को एक्सेस करने के लिए जो लगा समय वो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम से मिलके बना होता है, यानी कि आपका रीड और राइट हेड का जो टाइम लगा है, रीड राइट हेड का टाइम लगा है, प्लस में जो आपको उसको एक्सेस करने का जो टाइम लगा है, इन दोनों को ही आप लोग कहते हो डिस्क एक्सेस टाइम के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका है द सर्कुलर डिस्क दैट मेक अप अ हार्ड ड्राइव आर कॉल्ड प्लेट्स, रिंग्स या आपका सक्सेसर्स या प्लेटर्स, क्या नाम से जो है ना इसको आप लोग जानते हो। हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना ये लगे रहते हैं, इनको आप लोग क्या किस नाम से जाना करते हो। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना आपकी इस तरीके की हार्ड डिस्क होती है बनी हुई, ये हार्ड डिस्क का एक्सेस आर्म होता है आपका, ठीक है ना, एक्सेस आर्म। इसके अंदर ऐसा स्पिंडल होता है, स्पिंडल के अंदर ना ये प्लेट्स डलती है, ऐसे प्लेट्स ऐसे जलती है। ये जनरली BRD रहती है, तो इनको आप लोग क्या कहते हो, इनको प्लेट्स कहते हो, रिंग्स नहीं कहते हो, प्लेटर्स नहीं, प्लेटर तो फिर कई दोनों साइड का वाला है, पर मेन स्टार्टिंग में प्लेट है, एक प्लेट। सर्कुलर डिस्क इन्होंने एक पूछा एक्चुअली, कई सारी की सारी फिर प्लेटर बनती है। ये एक हार्ड ड्राइव पूछा ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ DVD। बहुत ही आसान सवाल है, अच्छे से आप लोगों को आता होगा, बता दो आप लोग, बहुत ही अच्छे से आपको आता होगा। DVD के दो फुल फॉर्म होते हैं वैसे तो, एक तो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वीडियो वाला तो ऑप्शन है नहीं, पर वर्सेटाइल वाला ऑप्शन है। वर्सेटाइल का मतलब है मल्टीपल काम करे, कई सारे काम कर सके, ठीक है ना। और इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए इसका ऐसा ही फुल फॉर्म है। 4.7 GB से इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी स्टार्ट होता है, और ये 17 GB तक का डेटा जो है ना वो स्टोर कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये आपसे पूछा है। और थोड़ा सा ना आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं ना उसको थोड़ा सा संभल के लगाना है आप लोगों को आंसर। हार्ड डिस्क क्या एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हाँ ये है। फ्लॉपी भी है, कॉम्पैक्ट डिस्क भी है, बस रैम नहीं है, मतलब 3 नहीं आना चाहिए ऑप्शन में। इन सब में 3 आ रहा है, पहले में 3 नहीं आ रहा, तो पहला ही ऑप्शन हो गया, बस बात खत्म आपका, ठीक है। क्योंकि रैम क्या होता है सर, रैम जो होता है ना वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी यानी कि जब तक इसके अंदर, इस मेमोरी के अंदर जो है ना वो आपकी पावर रहेगी, जब तक इस मेमोरी के अंदर पावर ऑन रहेगी, ठीक है ना, पावर ऑन रहेगी, तब तक इस मेमोरी के अंदर जो है ना आपका डेटा ऑन रहेगा। और जैसे इसके अंदर पावर ऑफ हो गई तो इस मेमोरी के अंदर क्या है, आपका डेटा भी ऑफ हो गया आपका, ये भी याद रख लीजिएगा। और इस मेमोरी के 2 टाइप होते हैं आपके, क्या टाइप होते हैं, एक को कहा करते हो SRAM के नाम से जाना करते हो, एक का नाम आपका क्या है DRAM के नाम से जाना करते हो। SRAM का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक वाली क्या होती है, फास्ट होती है, डायनेमिक वाली क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है ना। ये मैंने कल शाम के 4 बजे की क्लासेस थी, उसमें थ्योरी पढ़ाया था, एक बार बस वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ। और एक बात और याद रखना, रैम को आप लोग वेटिंग रूम के नाम से जानते हो, ठीक है ना। रैम का एक नाम और होता है जिसको आप लोग कहते हो क्या, वेटिंग रूम।
वेटिंग रूम के नाम से भी रैम को आप लोग जाना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सीडी पर आप कर सकते हैं, सीडी यू कैन, सीडी पे आप लोग क्या काम कर सकते हैं, किसी भी सीडी के ऊपर आप लोग क्या काम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हाँ, राइट, हाँ, दोनों ही क्या, हाँ दोनों ही कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ना सीडी रीड राइटेबल वाला दोनों बताया, तो सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा ठीक रहेगा। कंप्यूटर की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द लेटर सीडी यूज्ड फॉर कंप्यूटर डिक्शनरी। सीडी के अंदर आप लोग फुल फॉर्म ही है एक प्रकार से देखा जाए तो इसका सही जो आंसर आप लोग क्या कहने वाले हो, कंप्यूटर के अंदर जो है ना आप लोग कंप्यूटर डिक्शनरी के अंदर सीडी का फुल फॉर्म आप कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं पढ़ते हैं, कंप्रेस्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर डिक्शनरी के अंदर इसका नाम कंप्रेस्ड डिस्क है। डेटा को एक साथ आप मर्ज करके जो है ना, नहीं, सॉरी, कंप्यूटराइज डेटा, कंप्यूटर वाला वो है, ये वो नहीं बता पूछना चाह रहा कि MP4 वाला नहीं, ये तो वो मैं बताने लग गया था, MPEG वाला मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो कंप्रेस होकर डेटा जाता है, ये कंप्यूटर डेटा है। सीडी का मतलब कंप्यूटर में कंप्रेस डेटा नहीं, कंप्यूटर डेटा है। सी कर लेना, ठीक है ना, सही है। एक तो सीडी आपको कॉम्पैक्ट डिस्क तो बता ही दी थी, एक है कंप्यूटर के अंदर पूछा ना इन्होंने, कंप्यूटर डिक्शनरी का कंप्यूटर डेटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल, 3.5 इंच की फ्लॉपी, अभी बताया था सर ने आपको, अभी अच्छे से बताया था, आप लोगों को याद भी आप लोगों को हो गया होगा। 3.5 इंच की फ्लॉपी कहे, चाहे 5.5 इंच की कहे, चाहे आपको 8 इंच की कहे, कोई भी फ्लॉपी हो, फ्लॉपी तो स्टोरेज डिवाइस ही होगा ना, इनपुट आउटपुट तो होगा ही कैसे, सॉफ्टवेयर ये है ही नहीं आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हो चुका है। आजकल ये कंप्यूटर के अंदर जो है ना स्टोरेज वाला मतलब गायब ही हो गया, यूं समझिएगा। आज के ज़माने में इसका जो है ना यूज ही नहीं करते हो आप लोग। चलिए फ्लॉपी आज के ज़माने में जो है ना इसको आउटडेटेड कर दिया हम लोगों ने, कोई काम नहीं है, कहते फ्लॉपी का, भाग जाओ फ्लॉपी बेटा। चलो बेटा दोबारा पढ़ाई करते हैं। तो जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उनको क्या कहा करते हो आप लोग। तो जो स्टोर करती है तो जाहिर सी बात है स्टोरेज ही कहेंगे इन्हें हम लोग, इन्हें और तो हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना, और तो इनका क्या ही तो नाम दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है कि इंडेक्स हॉल संबंधित है, इंडेक्स हॉल इज रिलेटेड टू। चलिए थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा सा अलग भी सवाल लग रहा है। ये इंडेक्स हॉल क्या होता है आपका बताइएगा। हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड है, मैनुअल से रिलेटेड है या इम्पैक्ट से रिलेटेड है। ये इंडेक्स होल किससे रिलेटेड है। सर मैं BCA स्टूडेंट हूँ, दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर BCA। BCA आपके सब्जेक्ट वाइज में तो देखो आप सेमेस्टर में तो कुछ अलग आपका सिलेबस है, वो तो चेक करना माय डियर आप लोग, लेकिन ये क्लास हेल्पफुल इसके लिए है जिस भी पेपर में अगर कंप्यूटर आता हो, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता हो, चाहे वो SSC CGL का है, चाहे बैंक का है, चाहे वो हरियाणा SSC CET का हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस का हो, उस सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वाली क्लास है, जहाँ से आपका सारा बेस आसानी से क्लियर हो सकता है। हर रोज़ शाम को 4 बजे क्लास लेता हूँ मैं इसी चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग आसानी से चीज़ों को जो है ना समझ भी सकते हैं। रोहतक में भी मस्त है। PDF मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, PDF तो बिल्कुल मिलेगा। PDF के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम पे चैनल क्या है, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेक्स्ट बुक। ये मेंढक अभी बोलने लगा जब इसका नाम लिया तब, कोई बात नहीं बेटा, जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक तू भी पढ़ ले फ्री में। आज क्लास के बाद तेरे को बाहर नदी में बहा के आऊँगा, क्योंकि आज गली के बाहर नदी बनी हुई है, ठीक है ना, तो बह रही है नदी, जा रही है इधर उधर। अगला सवाल आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जिप ड्राइव। इनमें से जिप ड्राइव का एग्जांपल कौन सा है, पेन ड्राइव, CD DVD, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, कौन सा इसका सही आंसर रहेगा आपका। जिप ड्राइव,
जिप ड्राइव का मतलब होता है एक स्टोरेज टाइप का डिवाइस होता है, ठीक है ना। जिप ड्राइव सीडी डीवीडी है, आपका याद रखना, सीडी डीवीडी और फ्लॉपी, ठीक है ना, इन्हीं को ही आप लोग जिप ड्राइव के नाम से जाना करते हो। एक कंपनी है जिसका नाम है लोमेगा, ठीक है ना। इस कंपनी ने जो है ना इसको बनाया था। जिप का स्टोरेज में सिर्फ सीडी डीवीडी और फ्लॉपी तीन ही इसके अंदर आते हैं, तो बी वाला ऑप्शन जो है ना सही रहेगा इसका। नेक्स्ट आपका है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी होती है। डीवीडी क्या होती है भाई, आपके पूछा है डीवीडी क्या होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, या आपकी डिस्ट्रक्टिव मेमोरी है, या वर्चुअल मेमोरी है। क्या सही आंसर है इसका आपका? कोई बी बताया है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीधी सी बात है, ये तो पक्का ही नहीं हो सकता। सीक्वेंशियल में तो मैग्नेटिक टेप आती है, टेप वाला है, या कार्टेज टेप सीड आपका आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर दे दिया था ये सेकंड, इसका तो सीडी डीवीडी था। इससे पहले वाले का पूछ रहे हो क्या? इंडेक्स होल फ्लॉपी में होता है। अच्छा, इसका आंसर दिया नहीं था, सॉरी मैंने। किसी भी डिस्क के अंदर छोटू का होल होता है, ये फ्लॉपी में छोटा सा अंदर से बीच में होल सा होता है, एक चुटकू सा पतला सा, उसको कहते हैं इंडेक्स हॉल, ठीक है। इसका फ्लॉपी इसका सही आंसर रहेगा आपका, ठीक है। क्या है यहाँ पे आंसर दिया है क्या? हाँ, इसका आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डीवीडी के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर होता है, उसको यूजर अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकता है, इसको आप लोग कहते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा सवाल, 2.5 किलोमीटर लंबा सवाल, हिंदी इंग्लिश क्या है ये, समझ पाएंगे? डीवीडी जो ब्लू रे डिस्क गेनिंग इज प्रॉब्ली हाउ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल डीवीडी। चलो मैं आपको ना समझा देता हूँ, इसका पूरे का मतलब समझा देता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा सवाल था, ठीक है ना। इसमें पूछा था कि आजकल के टाइम में आप लोग जब डीवीडी यूज कर रहे हो, डीवीडी के अलावा एक और डिस्क आ गई है जिसका नाम है ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना, ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क और जो डीवीडी होती है, इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है ये बताइएगा। तो मैं बताता हूँ। डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 4.7 जीबी से लेके और 17 जीबी के बीच में काम कर रहा है ये। लेकिन ब्लू रे डिस्क जो होता है ना, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रहा है। इसमें लेयर 1 और लेयर 2 दो लेयर होती है। इसका कैपेसिटी 25 जीबी का रहता है, इसका कैपेसिटी भी 25 जीबी का रहता है, और दोनों को मिला दो तो टोटल कैपेसिटी इसका 50 जीबी का बन जाता है, याद रखना आप लोग। तो ये इस सवाल का ओवरऑल मर्म था, मतलब था, आप लोग अपने आप ही समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा। फाइल को सेव करने की बात हो रही है आपकी, ठीक है ना। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथायथ रहता है। एक कंप्यूटर को फाइल के सेव कर दो, कंप्यूटर बंद कर दो, फिर भी डेटा बना रहेगा, रैम में रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहेगा वो, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी में एक बार लिख दिया सो लिख दिया। वॉर्म का फुल फॉर्म, कितनी देर से बता रहा हूँ, बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। वॉर्म का फुल फॉर्म बता सकते हो, बताइएगा आप लोग। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? बहुत देर से इसका रिपीट कर रहा हूँ। वॉर्म का फुल फॉर्म बताओ। राइट वंस रीड मैनी, ठीक है ना। लिख दोगे एक बार और पढ़ोगे कई कई बार, ठीक है ना। सीडी इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। उसका बाद में क्या आएगा आपका, मेमोरी और स्टोरेज में अंतर होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी को मेमोरी कहते हैं, ध्यान देना, और सेकेंडरी मेमोरी को मेमोरी नहीं कहते, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज कहते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में ही आया था, ये सीजीएल का ही सवाल है। और पहले मतलब जब एक आधा सवाल आया करता था, उसमें से एक सवाल आया था ये कि इनमें से मेमोरी वर्ड में, इनमें से मेमोरी शब्द में से कौन सी मेमोरी आती है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। बहुत सारे बच्चों ने दोनों लगाया, ध्यान देना। मेमोरी में दोनों नहीं आती, मेमोरी में सिर्फ प्राइमरी आती है, ध्यान देना। तो मेमोरी और स्टोरेज में अंतर है। मेमोरी होती है टेम्परेरी होती है, और जो स्टोरेज है वो पक्की होती है, मतलब परमानेंट होती है। तो टेम्परेरी और परमानेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक है हमारा। SSHD का पूरा नाम क्या है? SSHD का पूरा नाम क्या है आपका, यहाँ पे बताते हैं, देखते हैं कौन बताता है इसका सही आंसर। SSHD का पूरा नाम क्या है?
ABCD के तरीके से ऑप्शन बताओ आप कौन सा सही रहेगा। शाबाश, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ठीक है ना। बी ऑप्शन जिसका है ना उसका सही आंसर रहेगा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड इज द राइट आंसर। सॉलिड स्टेट हाइब्रिड, ठीक है ना। आजकल के ज़माने में आप लोग हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करते, आजकल के ज़माने में आप ऐसे डिस्क यूज़ करते हो जिनका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। साटा, बाटा, पाटा ऐसे हार्ड डिस्क के टाइप हुआ करते थे, आजकल आप सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव का यूज़ करने लग गए, ठीक है ना। कहता भी है कंप्यूटर देने वाला SSD लगी होती है, देख लो भाई कितना इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। 1 MB का सही मूल्यांकन बताइएगा, 1 MB का। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग सब चीज़ें अपने आप समझ जाओगे कि 1 MB वगैरह क्या होता है। मेमोरी छोटी से छोटी बता देता हूँ, सबसे छोटी होती है बेटा 1 बिट, फटाफट स्पीड में बताता हूँ। 1 बिट के बाद में आपका आया 4 बिट, 4 बिट का बन गया क्या आपका 1 निब्बल बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया 1 निब्बल बन गया। उसके बाद में बना 8 बिट, 8 बिट का क्या बन गया आपका 1 बाइट बन गया, ठीक है ना, 1 बाइट बन गया। उसके बाद में बना 16 बिट, 16 बिट का क्या बन गया आपका 16 बिट का बन गया आपका यहाँ पे 1 वर्ड बन गया, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में 1024 बाइट, 1024 बाइट का क्या बन गया 1 KB बन गया, यानी कि 1 किलो बाइट बन गया, ठीक है। उसके बाद में 1024 किलो बाइट का क्या बन गया इसका 1 MB मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का क्या बन गया 1 GB गीगाबाइट, 1024 अगर गीगाबाइट लेता हूं तो बन गया 1 PB पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट जो है ना इसका क्या बन गया, इसका बन गया 1 EB एक्साबाइट, 1024 अगर एक्साबाइट लेता हूं तो इसका बन गया एक आपका ZB जीटा बाइट, ठीक है। 1024 अगर मैंने लिया जीटा बाइट तो इसका बन गया 1 YB योटा बाइट, 1024 अगर मैंने लिया योटा बाइट तो इसका बन गया 1 BB ब्रोंटा बाइट, 1024 अगर मैंने लिया ब्रोंटा बाइट तो इसका बन गया 1 GEOUP जियोप बाइट, जियोप बाइट। और ये होता है मैक्सिमम लास्ट आपका। स्क्रीनशॉट रख लेना, बहुत ही ज़रूरी है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छे से आप लोगों को पता रहना चाहिए ये, ठीक है ना। टीबी गायब कर दिया मैंने, अरे हाँ सॉरी यार। इसके बाद में एक बीच में और आएगा, जीबी के बाद में टीबी बनेगा, ये टेराबाइट, सॉरी यार टेराबाइट, ऐसा तो पूरा सीक्वेंस ही गलत हो गया, छोड़ दो दोबारा लिख देते हैं, कौन सा पैसा लग रहा है अपने। 1024 GB का टेराबाइट बना, अच्छा 1024 टेराबाइट का बना 1 PB पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट का बना 1 EB एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट का बना 1 ZB जीटा बाइट, 1024 जीटा बाइट का बना 1 YB योटा बाइट, 1024 योटा बाइट का बना 1 ब्रोंटा बाइट, और 1024 ब्रोंटा बाइट का बना 1 जियोप बाइट। अभी मैं वेरीफाई करता हूँ सही है कि नहीं है। इसको कहते हैं 2 का पावर 0, इसको कहते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 2 4 है, ये है 2 का पावर 3 8, ये है 2 का पावर 4 16, ठीक है ना, ये है 2 का पावर 10, ठीक है, ये है 2 का पावर 20 30 40, सारे 2 के पावर में ही, ठीक है ना, 40 50 60 70 80 90 100, अब सही है 100 तक जानी चाहिए थे।